राबिया बेटी, घर जा रही हैं आप? कर्नल ने पूछा तो उसकी सांसें रुक गईं। बाप रे, मारे गए। रमना ने सटपटा कर वकार का बाजू थाम लिया और जल्दी से चादर में चेहरा छुपा दिया। जी अंकल, मैं घर जा रही हूँ, अभी वापिस आ जाऊंगी, वो हकलाकर बोली। वकार भी घबराकर सर खुजा रहा था। अच्छा, तो रमना कमरे में अकेली होगी, मैं उसके पास किसी नर्स को भेज देता हूँ। मैं उसकी आदत से वाकिफ हूँ, वो मंचली तो बैठ नहीं सकती, जरूर उछल फांद कर रही होगी। बड़ी प्यारी बच्ची है। कर्नल हंसे तो रमना अपनी तारीफ सुनकर खिल उठी। विक्की, सुन रहे हो? अंकल कहते हैं कि मैं बहुत प्यारी हूँ। रमना ने बेकाबू होकर वकार को कोहनी मारी। ओके, राबिया बैरिस्टर को तसल्ली देना, बेचारे बहुत घबरा रहे हैं, बार बार फोन करते हैं और मैं रमना के पास नर्स को भेजता हूँ। नहीं नहीं अंकल, नर्स की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि रमना तो गहरी नींद सो रही है, वैसे भी उसके पास अयाज मौजूद है। रमना झट बोली। अच्छा, फिर तो फिक्र की कोई बात नहीं। अयाज तो खुद भी 1 साल बाद डॉक्टर बन जाएगा, वो तो मरीज की देखभाल खूब करेगा। कर्नल मुतमईन हो गए। जी हाँ अंकल, अच्छा, खुदा हाफिज। वो वकार को खींचती हुई वहां से खिसक गई। बाहर पहुंचकर उसने चादर मुंह से हटाई। उफ, उसने गहरी सांस ली। अभी शामत आ जानी थी, बाल बाल बचे हैं। वकार ने भी पेशानी से पसीना पोंछा। तोबा, ये एडवेंचर पसंद लड़की तो हर रिस्क ले लेती है और इसकी वजह से दूसरों को भी मुसीबत में फंसना पड़ता है। मोटरसाइकिल पर बैठने से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? वो होंडा स्टार्ट करते हुए बोला तो वो हंस दी। हाय, तकलीफ क्या होनी है, जबकि तकलीफ दी ही इस मोदी सवारी ने है। वो मोटरसाइकिल पर बैठती हुई बोली तो वकार को समझ ना सका। कहाँ चलूं? वकार ने पीछे मुड़कर पूछा। किसी ऐसी जगह जहां हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। पिक्चर देखें? उसने पूछा तो रमना ने सख्ती से मुखालफत की। ना जी, मैं पिक्चर नहीं देखूंगी। 3 घंटों तक तुम इन कमबख्त एक्ट्रेसों को घूरते रहोगे और मैं तुम्हें घूरती रहूंगी। तो मुझे शादबाग ही ले चलो ना, रमना ने जिद की। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? शादबाग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। अगर कार होती फिर तो चलते, लेकिन मोटरसाइकिल पर तुम बेहोश होकर गिर जाओगी। बस झील तक चलते हैं। वकार ने फ्रूट की दुकान के सामने मोटरसाइकिल रोकी तो रमना ने कहा कि आलू बुखारे जरूर ले लेना, लेकिन विक्की ने इनकार करते हुए कहा कि इस मौसम में आलू बुखारे कच्चे और खट्टे होंगे। रमना ने धमकी दी, अगर आलू बुखारे ना लिए तो वो कुछ नहीं खाएगी। दुकानदार, जो उनकी नोक झोंक मुस्कुराता हुआ सुन रहा था, उसने वकार को बताया कि ज्यादा खट्टे नहीं है। दे दो भाई, दे दो। वकार ने रमना को आंखें दिखाई। बदतमीज बोले बहस किए जाती है, मजाल है जो चुप रह सके। दूसरे लोग भी मुड़ मुड़ कर देखने लगे थे। नमक और मिर्चें भी पुड़िया में दे देना, रमना ने हाँक लगाई। वकार टोकरी में फ्रूट लेकर घूरता हुआ बढ़ा। रमना, कभी कभी तो तुम बहुत शर्मिंदा कर देती हो। पता नहीं दुकानदार ने हमारे बारे में क्या सोचा होगा। वकार चिढ़कर बोला। विक्की, तुम्हें लोगों के सोचने की बड़ी फिक्र रहती है। फलां मेरी बातें सुनकर क्या कहेगा, क्या सोचेगा? क्या तुमने कभी ये भी सोचा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ? वो उसके पीछे बैठी थी। जोश में आकर उसके दोनों कंधे झटकने लगी तो विक्की का हाथ बहक गया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? वकार बौखलाकर चीखा। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गया था। लोग बौखलाकर बचने की खातिर इधर उधर भाग गए। झटका लगते ही फ्रूट की टोकरी नीचे जा गिरी। वकार ने बड़बड़ाते हुए मोटरसाइकिल रोक ली। रमना ने उतरकर जल्दी से फ्रूट की टोकरी उठा ली। ये लोंडे छोकरियों को पीछे बिठाकर अंधे हो जाते हैं, लोगों को रोनते कुचलते फिरते हैं। एक खुशपोश साहब, जो मोटरसाइकिल के नीचे आने से बचने की कोशिश करते हुए फिसल कर नीचे गिर गए थे, अब उठकर लिबास झाड़ते हुए दिल की भड़ास निकालने लगे तो रमना हत्थे से उकड़ गई। ए खबरदार, तुम किसे अंधा कह रहे हो? कौन सी तुम्हारी हड्डियां टूट गई हैं? तमीज तो खुद को नहीं है, फुटपाथ पर तो चलते नहीं हो। रमना उस आदमी से उलझ गई। हालांकि कोई उससे पूछता कि मोटरसाइकिल फुटपाथ पर क्या कर रही है, उसे तो सड़क पर होना चाहिए था। मैं तो फुटपाथ पर चल रहा था, तुम झूठ बोलती हो। वो आंखें निकाल कर बोला तो वो कौन सी डरने दबने वाले थी? मैं झूठ बोलती हूँ? शर्म नहीं आती इल्जाम तराशते हुए? वो बाजू चढ़ाने लगी। हाँ हाँ, तुम झूठी हो। मैं तो फुटपाथ पर चल रहा था, मोटरसाइकिल से टकराकर सड़क पर गिरा था। वो तो कोई रमना से भी बड़ा हुआ खपती था। बहस करने लगा। तुम बकवास करते हो। अगर मुझे ये खबर होती कि तुमसे बकबक करने की नौबत आ जाएगी तो मैं तुम्हें जरूर मोटरसाइकिल के नीचे कुचल देती, रमना गुर्राई। जी हाँ, जैसे हुकूमत ही तुम्हारे बाप की है, वो भी लड़ने मरने पर तैयार हो गया। ओफो रमना, खामोश रहो, ख्वामखा लोगों को तमाशा दिखा रही हो। वकार उसे झिड़क कर उस बिफरे हुए आदमी की तरफ मुतवज्जा हुआ और माजरत की। भाई साहब, इस लड़की का तो दिमाग ही खराब है, आप हमें माफ कर दें। रमना ने जब सुना कि वकार उसे ही मोर्दे इल्जाम ठहरा रहा है तो उसे ताव आ गया। अच्छा, तो मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है। विक्की, तुम्हारी खातिर मैंने इस मेंढे से झगड़ा किया क्योंकि इस मुच्छल ने तुम्हें अंधा कहकर पुकारा था। रमना ने उस आदमी की बड़ी बुरी मूंछों की सिमत इशारा किया। शट अप। वकार लोगों को हंसता देखकर बेकाबू हो गया। सबके सामने डांट पड़ी तो रमना एहसास तौहीन से भड़क उठी। अच्छा, डांटते हो? संभालो अपना फ्रूट, बड़ा एहसान किया है ना 20 रुपए का फ्रूट लेकर। बेशक खिला देना अपने इस मूंछों वाले को। रमना हाथ धोकर मूंछों वाले के पीछे ही पड़ गई थी। वो टोकरी पटक कर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगी।
ये क्या कर रही हो? वकार ने भागकर उसे रोका और धकेल कर आगे बैठ गया। वो मुंह फुलाए पीछे खामोश बैठी रही। जल्द ही वो झील पर पहुंच गई। ठंडी हवा के थपेड़े चेहरे से टकराए तो वकार का गुस्सा भी हवा में तहरीर हो गया। उसने एक अच्छी सी जगह पर मोटरसाइकिल रोक लिया और रूठी हुई रमना का हाथ पकड़कर चल दिया। वो एक जिद्दी बच्ची की तरह खींची चली जा रही थी। दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचकर रमना ने हाथ छुड़ा लिया और दरख्त के साथ लगकर घास पर बैठ गई। मुंह बदस्तूर फूला हुआ था। वकार एक झुके हुए दरख्त के तने से पुष्ट लगाकर हसीन नजारे से लुत्फानंदोज होने लगा। चहार सू बुलंद घने घने दरख्त थे। रंग बिरंगे फूलों की डाल डाल पर रंगीन तितलियां मंडलाती फिरती थीं। झील का नीलगो पानी सूरज की किरणों से जगमगा रहा था। वकार ने खुशबूदार हवा फेफड़ों में भरते हुए गहरे गहरे सांस लिए, फिर मुड़कर रमना की तरफ देखा तो उसे अपनी तरफ देखते पाकर जोर से हंस दिया। वो जानता था कि रमना से खामोश बैठना महाल है। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रही होगी कि विक्की उसे मना ले। क्या बात है, दांत क्यों निकल रहे हैं? क्या मुझे पागल समझकर हंस रहे हो? वो तेवरी चढ़ाकर बोली। फिर अभी तुम चोरी चोरी मेरी तरफ क्यों देख रही थी? प्यारा लग रहा हूं ना? वो चेहरे पर हाथ फेर कर बोला। बड़ी खुशफहमी है। वो रुख फेर कर बड़बड़ाई और घास नोच नोच कर फेंकने लगी। ईमान से तुम्हारा साइड पोज बिल्कुल वाहियात है, नाक चिपटी लगती है। वकार ने छेड़ा तो वो हत्थे से उकड़ गई। तो फिर कर लो ना किसी ऊंची नाक वाली से शादी, तुम्हें रोका किसने है? वो बिगड़ गई। बस बस, अब तुमने इजाजत दे दी है तो जल्द ही किसी सुतवा नाक वाली को ब्याह लाऊंगा। मुझे तो ये डर था कि तुम मुझे शादी की इजाजत नहीं दोगी। वो हंस दिया। अल्लाह करे मर जाएं सब सुतवा नाक वाली लड़कियां। खुदा करे कोई तुम्हें लिफ्ट ना दे। रमना बददुआएं देने लगी। वो खामोश हो गया। वो कुछ सोचते हुए उसे गहरी गहरी नजरों से तकता रहा। सिगरेट उंगलियों के दरमियान दबा सुलगे जा रहा था। नजरों की तपिश से रमना बेचैन होने लगी। कम वक्त, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। अब ये वकार का बच्चा मुझे मना क्यों नहीं लेता? वो बड़बड़ाई। आखिर खुद ही मुखातिब होना पड़ा। ए लड़के, तुम क्यों मुझे चिपटी नाक वाली को घूरे जा रहे हो? और रमना ने विक्की के से अंदाज में तने से कमर टिकाई, फिर एक हाथ रुखसार पर रखकर गर्दन टेढ़ी करके बंद आंखों से विक्की को देखने लगी। शर्म नहीं आती बड़ों की नकल करती हो? वकार मुस्कुरा दिया। तो बड़े क्यों इतनी देर से दीदे फाड़े लड़कियों को घूर रहे हैं? लड़कियों को नहीं घूरता, सिर्फ तुम्हें, यानी लड़की को घूर रहा हूँ। वो भी सिर्फ ये देखने के लिए कि आखिर हमारी वालदा मोहतरमा को तुम में क्या खूबी नजर आती है। वो होंठ दबाकर बोला। जी जनाबे मन, हम तो हैं ही सरापाए खूबी। वो अकड़कर बोली। जी नहीं, आप तो हैं ही बिल्कुल पागल, बल्कि एक लड़की खपती सी, दीवानी सी। वो प्यार से बोला। विक्की, सिर्फ चची जान को मुझ में खूबियां नजर आती हैं क्या? तो क्या तुम्हें मुझ में कोई कशिश नजर नहीं आती? वो मासूमियत से बोली। कशिश नजर ना आती तो क्या मैं यूं तुम्हारे लिए दीवाना होता? पता है अम्मी क्या कह रही थी? वो आंखें नीम वा करके बोला तो वो छलांग लगाकर करीब आ बैठी। कह रही थी वकार, तुमने रमना पर हाथ उठाकर बड़ी जलालत का सबूत दिया है। वो जो तुम्हारी चमची सुमेरा है ना, उसने जाते ही अम्मी से मेरी शिकायत लगा दी। कहने लगी अम्मी उसने रमना की पिटाई की थी। वो मुस्कुरा कर बोला। शर्म तो नहीं आती ना? कितने फखरिया अंदाज में अपने कारनामे पर मुस्कुरा रहे हो। वो मुंह चढ़ाकर बोली। फखर से तो अम्मी कह रही थी कि वकार, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पर हाथ उठाने की? होने वाली बहू? क्या तुम्हारी अम्मी? मेरा मतलब है सादिया चची ने ये कहा था। वो उछल कर बैठ गई। अरे अरे संभल कर, बचकर क्यों बेकाबू हो रही हो? वकार उसे कंधों से थाम कर बोला। बात ही बेकाबू कर देने वाली है। हाय कितनी स्वीट है सादिया चची, मेरा तो दिल चाह रहा है फौरन उनका मुंह चूमाऊं। वो बेपनाह खुश हो गई। ए पागल, वकार ने फलक शगाफ कहका लगाया तो वो होश में आकर बेतहाशा सुर्ख हो गई। विक्की, शर्म तो नहीं आती? खुद ही फजूल बातें करते हो, बाद में सभी इल्जाम मुझ पर आता है कि मैं कुछ सोचती समझती नहीं हूँ। वो झेम कर रह गई। वो तो मैं अब भी कहता हूँ कि तुम निहायत अहमक बेवकूफ लड़की हो। वो सिगरेट का कश लगाकर बोला। अब कहते रहो, मुझे कतई कोई परवाह नहीं है। रमना ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर कश लगाया। गले में फंदा लगा तो खांसने लगी। विक्की ने उसके हाथ से सिगरेट छीनकर दूर फेंक दिया। मुझे लड़कियां स्मोकिंग करती हुई बहुत बुरी लगती हैं। मुझे भी लड़के सिगरेट पीते अच्छे नहीं लगते। कम से कम सिगार या पाइप पिया करें। हाय बड़े ग्रेसफुल लगते हैं, पर्सनैलिटी शानदार और रौबदार लगती है। तुम्हारे साकिब साहब पाइप पीते हैं ना, तभी तुम चाहती होगी कि सभी पिए। वो जलकर बोला तो रमना ने उसे मुतंबा किया। देखो विक्की, साकिब का तज़किरा मत छेड़ो, फिर मैं कोई सच्ची बात मुंह से निकाल बैठूंगी तो तुम रूठ जाओगे। वैसे अगर तुम नापसंदीदगी की ऐनक उतार कर देखो तो साकिब तुम्हें बहुत अच्छे, बहुत स्वीट लगेंगे। मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ उनकी। वो अकीदत भरे अंदाज में कहती हुई औंधी लेट गई। तुम इज्जत करो या मुहब्बत, बराए करम मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। वो चिढ़ गया। उसे तो साकिब के नाम से भी नफरत थी। फिर मोटरसाइकिल वाले हादसे के बाद से तो वो वकार के दिल में बुग़्ज़ व कीना के बादल उमड़ आए थे। जहर लगता था वो उसे। विक्की, तुम्हारी यही आदत तो काबिले नफरीन है कि कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। अब साकिब का जिक्र तुमने छेड़ा था ना कि मैंने, लेकिन तुम मुझे मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो।
वो गुस्से में उठ बैठी तो विक्की ने उसका मूड बिगड़ते देख झट हथियार डाल दिए और फ्रूट के लिफाफे खोलकर उसे खाने की दावत दी। रमना ने मुंह बनाते हुए सिर्फ आलू बुखारे उठाए और मिर्चें नमक लगा लगा कर खाने लगी। वकार बगौर जायजा ले रहा था। रमना, कभी कभी तो मैं मशकूक हो जाता हूँ कि तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी और तुम महज बहाना करके अस्पताल में विराजमान हो। उसने सेब पतलून से रगड़कर साफ करते हुए शुबे का इजहार कर दिया तो रमना ने उसे नाराजगी से देखा। हद है बदगुमानी और शक्की मिजाज होने की। अच्छा तो मैं झूठ बोलती हूँ, लो तुम खुद ही दीदे फाड़ फाड़ के देख लो। वकार ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। अच्छी लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती। वकार का लेक्चर फिर से शुरू हो गया था। फिर बहुत देर तक वो झील में बोटिंग करते रहे। रमना बेहद खुश थी। हंसी खुशी में वक्त गुजरने का एहसास भी ना रहा। शाम की स्याही फैलते ही उन्होंने वापसी की राह ली तो रमना ने आइसक्रीम खाने की जिद की। वकार ने एक स्नेक बार के सामने मोटरसाइकिल रोकी और खुद रमना की फरमाइश पूरी करने चला गया। जब वो बेरे के हमरा आइसक्रीम लेकर आया तो रमना ने बताया कि उसके जाने के बाद एक लोफर सा छोकरा उसे घूरता और आंखें मारता रहा और वो उसे जूते लगाने के मुतालिक सोच रही थी कि वकार को आते देखकर वो गुंडा खिसक गया। वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। वकार ने बेरे को पैसे दिए और रमना के रोकने के बावजूद चल दिया। अभी वो जरा आगे बढ़े थे कि मोटरसाइकिल सड़क पर लहरा सा गया तो वाजुन बिगड़ते रह गया। वकार ने बामुश्किल हैंडल को संभाला और रमना को डांट दिया। रमना, क्या तुम पिछली सीट पर फुदक रही हो? अभी एक्सीडेंट करवाने लगी थी, संभल कर बैठो। वो झिंझला गया। तभी पीछे शोर सुनाई दिया। लेना, पकड़ना, कोई चीख चिल्ला रहा था। विक्की, एक आदमी हमारे पीछे दौड़ता गालियां बकता आ रहा है। रमना ने खिलखिलाते हुए कहा तो विक्की ने मुड़कर देखा। वाकई बीच सड़क पर एक सूटिड बूटिड आदमी हाथ हिलाता गालियां बकता भागता आ रहा था। वकार ने मोटरसाइकिल रोका तो रमना घबरा गई। प्लीज विक्की, जल्दी निकल चलो, ये तो वही बदमाश है जो मुझे घूर रहा था। मुझे तो वो पागल भी लगता है, ख्वामख्वाह हंस रहा है, गालियां दे रहा था। रमना ने डर कर कहा तो वकार ने रफ्तार तेज कर दी। जब वो काफी दूर निकल आए तो रमना ने सुख का सांस लिया। फिर अस्पताल पहुंचकर विक्की ने होंडा रोक लिया। रमना पर नजर पड़ी तो वो हैरान ही रह गया। ये तुमने किसका हेड पहना हुआ है? रमना चादर बगल में दबाए सर पर हेड जमाए मजे से आइसक्रीम खा रही थी। वो दरअसल जब हम आइसक्रीम लेकर चलने लगे तो वही गुंडा दोबारा मुझे इशारे करने लगा। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी मोटरसाइकिल के चलते ही उसके सर से झपट कर हेड उतार लिया। वो खुशियानी होकर सर खुजाने लगी। इसीलिए मोटरसाइकिल बेकाबू हो गया था और वही आदमी हमें गालियां देता हुआ पीछे भागा था। वकार उसे घूरता हुआ बढ़ा। हाँ हाँ, रमना कान पकड़कर पीछे हटती हुई बोली तो वकार सर पकड़कर कर्रा उठा। विकी प्लीज नाराज मत होना। पता नहीं क्यों मैं इतनी बेढंगी और उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हूँ। शायद वालदैन की जरूरत से ज्यादा लाड प्यार और दुलार ने मुझे बिगाड़ दिया है। मैं जिस्मानी तौर पर तो बढ़ गई हूँ लेकिन जहनी तौर पर मुझ में एक शौक सा बच्चा आ बसा है जो वक्त बेवक्त मुझे शरारतों पर उकसाता है। वो अफसरदा होकर खुद ही अपना तजजिया करने लगी और वकार मुस्कुरा दिया। शौक सा बच्चा नहीं बल्कि मासूम सा बच्चा कहो। अच्छा अब तुम ये हैट उतार कर चादर लपेटो। ऐसा ना हो कि डॉक्टर या अरशद चचा में से कोई तुम्हें पहचान ले और शामत मुझ गरीब की आ जाए। जब वो दोनों कमरे में आए तो राबिया का मूड ना जाने क्यों खराब था। शुक्र है तुम दोनों को वापसी की राह तो सुझाई दी, वैसे अभी भी आने की क्या जरूरत थी? कुछ और तफरीह कर लेनी थी। राबिया ने उन्हें देखकर गुस्से से कहा। मेरी राबी, मेरी स्वीट बहन। रमना उससे लपट गई तो अयाज ने भी उसके बाल मुठियों में जकड़ लिए। अब क्या मक्खन लगा रही हो? हमें यहाँ मुसीबत में फंसाकर खूब सैरें कर आई ना। पहले तो अरशद मामू आ गए। उन्होंने जिद की कि मैं तो अपनी रानी के पास बैठना चाहता हूँ। वहाँ मुश्किल तमाम उन्हें टाला। तुम्हारे बिस्तर पर तो राबी सोई हुई थी। मैंने सोचा अगर मामू वहाँ बैठ गए तो चेहरे से चादर हटाकर साहबजादी का रुखसेबा जरूर देखेंगे, तब भांडा फूट जाएगा। फिर मुझसे ये गलती हुई कि मैंने कह दिया कि रमना की तबीयत अच्छी नहीं है, वो अभी वहाँ मुश्किल सोई है। बस ये कहने की देर थी, मामू डट कर बैठ गए। कहने लगे मैं तो अब यहीं रहूंगा, तुम जाकर डॉक्टर को बुला लाओ। आखिर मैं भागा तो वहाँ मेरा एक दोस्त कैप्टन शाहिद मिल गया। मैंने उसे सब हालात बताए तो वो तुम्हारी हरकत पर बेहद हंसा। खैर मिन्नतें करने पर शाहिद ने बामुश्किल मामू को घर भिजवाया। उनके जाते ही फ्याज मुंह लटकाए आ गया। वजीद था कि मुझे रमना से जरूरी बातें करनी है। मैंने डॉक्टर शाहिद की मदद से बामुश्किल फ्याज को भगाया। मजे की बात तो ये है कि राबी इन तमाम वाकयात से बेखबर घोड़े बेचकर तुम्हारे बेड पर सोती रही। लुत्फ तो इस वक्त आया जब शाम को नर्स मसाज करने आई। वो मुझे कमरे से निकालकर राबी की पुष्ट पर खूब मालिश करती रही और बार बार हैरानी का इजहार कर रही थी कि कमाल है मिस रमना, अरशद आपकी पीठ से तो वर्म और नील एक ही दिन में गायब हो गए हैं। इस तरह तो कल तक आप बिल्कुल ठीक होकर घर जा सकती हैं। और बेचारी राबी ऊंधी लेटी बाजुओं में मुंह छुपाए हूं हाँ करती रह गई। अयाज ने यह किस्सा जिस दिलचस्प अंदाज में सुनाया था सभी बेतहाशा हंस रहे थे। हाँ, कल जब वो नर्स तुम्हारी काली नीली पूछ देखेगी तो जरूर बदहवास हो जाएगी। वैसे रानी मसाज का बहुत मजा आया। राबिया मुस्कुरा दी।
गुड, तो कल भी आप मेरी जगह मालिश करवा लीजिएगा। रमना ने कहा तो राबिया और अयाज झट उठ बैठे। शुक्र है तुमने पहले ही बता दिया, अब मैं कल आऊंगा ही नहीं, अयाज ने कान पकड़ते हुए कहा तो रमना ने उसकी मिन्नत और खुशामद करने लगी और अयाज के सामने इतने जज्बाती डायलॉग बोले कि वो हथियार फेंकने पर मजबूर हो गया और कहा कि वो कल भी कॉलेज से सीधा अस्पताल आ जाएगा। ओए जियो, रमना उछल गई। ये लो तुम्हारे लिए हैट लाई हूँ। वो किसी जादूगर की तरह चादर में से हैट निकाल कर बोली तो अयाज को ऐसा महसूस हुआ जैसे रमना अभी खाली हैट के पेंदे में हाथ मारकर कानों से पकड़कर एक खरगोश बाहर निकाल लेगी। फिर वो मुस्कुरा दिया। ये तुम कहाँ से उठा लाई हो? अयाज हैट पकड़ कर बोला तो रमना बिस्तर पर लेट कर अपनी हमाकत का किस्सा सुनाने लगी। रमना को अस्पताल में दाखिल हुए चौथा दिन था। वो दोबारा वकार के साथ बावजूद चाहने की सैर के लिए ना जा सकी थी, क्योंकि सुबह से जो अयादत करने वालों का तांता बनता तो रात हो जाती थी और बैरिस्टर साहब भी तो ढीठ बनकर वहीं रमना के सरहाने जम जाते थे और बावजूद सबके समझाने के घर न जाते। रात को वह मुश्किल रमना उन्हें कस्में दे देकर भेजती। रात गए सबके जाने के बाद रमना वकार से घुमाने के लिए कहती तो वह हस्बी आदत डांटना शुरू कर देता। वो बेजार होने लगती। ओफो, सारा दिन मिजाज पुरसी करने वालों का तांता बंधा रहता है। कभी अब्बू के फ्रेंड्स, कभी मेरी सहेलियां, अजीज रिश्तेदार, सबने मेरा घेराव कर रखा है और बीमार होने का मजा ही खराब कर दिया है। रमना ने बेजारी से करवट लेकर अयाज से कहा तो वो हंस दिया। मैं जानता था तुम्हारी सीमाप सिर्फ तबीयत तुम्हें बेचैन किए हुए होगी। कितने दिनों से मुसलसल लेटना पड़ रहा है तुम्हें। रमना, तुम भी क्या याद करोगी, जाओ घूम घाम आओ, मैं अपने दोस्त की स्पोर्ट्स कार लाया हूँ। अयाज ने रमना का हाथ पकड़कर उठाया तो वो हशाश बशाश हो गई, लेकिन वकार बिगड़ कर बोला, सब तुम्हें बीमार समझकर मिजाज पुरसी करने आ रहे हैं और तुम हो कि सबको अपनी एक्टिंग से बेवकूफ बनाए सैरो तफरीह के शौक में अस्पताल में डेरे लगाई बैठी हो। मैं पूछता हूँ आखिर जरूरत क्या है इस तरह सबकी आंखों में धूल झोंकने की? अगर तंदुरुस्त हो तो घर चलो। तो तुम्हारा ख्याल है मैं महज घूमने के शौक में अस्पताल में पड़ी हूँ? मुझे ये बताओ, क्या वैसे मेरे घर में मुझे कोई रोकता टोकता है? क्या मैं तुम्हारे बगैर तफरीह नहीं कर सकती थी? ये तो मैं तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के ख्याल से जिद करती हूँ, वरना क्या। मुझे रमना जो गुस्से से भभक उठी थी रोने लगी। अयाज ने लपक कर उसके गिर्द बाजू डाल लिए। हद करते हैं वकार भाई, आप भी। भला किसे शौक होता है अस्पताल में रहने का? अयाज को गुस्सा आ गया तो वकार को भी अपने दृष्ट अल्फाज का एहसास हुआ। रमना, मैंने तो चचा जान के डर से कहा है कि अगर उन्हें तुम्हारी गुमशुदगी का इल्म हुआ तो वो बरहम होंगे। चलो कहीं चलते हैं। वो हाथ पकड़कर बोला तो रमना भी झट नाराजगी भूलकर फरमाइश कर बैठी तो वकार उछल कर रह गया। चलो विक्की, मोंटेना क्लब चलते हैं, सुना है वहाँ आज म्यूजिकल प्रोग्राम है, कोई पॉप ग्रुप आया हुआ है। क्या मैं तुम्हें क्लब लेकर जाऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो चीखा। इसमें दिमाग की खराबी का क्या सवाल है? मैंने क्लब जाने की ख्वाहिश की है और तो कुछ नहीं कहा। वो मुंह बनाकर बोली, सॉरी मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, मुझे होटलिंग लड़कियों के लिए पसंद नहीं है। वो सख्ती से बोला तो वो तजब्जुब में मुब्तला हो गई। लेकिन साकिब तो मुझे अपने हमरा ले जाता है, फिर हम लोग म्यूजिक सुनकर वापिस आ जाते थे। कभी कभी तो वहां मौजूद लोगों ने मुझे चबाने निगलने की कोशिश नहीं की। वैसे विक्की, तुम जैसे खुदगर्ज तंग नजर मर्दों पर बेहद गुस्सा आता है। खुद अकेले जाकर गुलछड़े उड़ाते हैं और अपनी औरतों को घर की चार दीवारी में कैद रखना पसंद करते हैं। वो उलझने लगी। तो फिर साकिब और अयाज के साथ जाओ, मेरा तो इनकार है। वो तेवरी चढ़ाकर बोला। हाँ, अगर साकिब यहाँ होता और उसे मेरी ख्वाहिश का पता चलता तो चाहे कुछ भी हो जाता वो मुझे जरूर ले जाता। वो तुम्हारी तरह तंग ज़हन का इंसान नहीं है। तुम हर बात में तकरार और बदगुमानियों का शिकार रहते हो। रमना की सच्ची गुफ्तगू वकार को बेकाबू कर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और साकिब घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी वर्दी और वो खुद धूल से अटा हुआ था। राबिया, अयाज, क्या हुआ? रमना कहाँ है? कितनी गहरी चोट लगी? वो बौखलाहट में सामने खड़ी रमना को ना देख सका। गुड्डू, हाय कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हें दिल की गहराइयों से याद कर रही थी। रमना की निगाहें जगमगा उठी और वो तेजी से बढ़ी। तुम? रमना साकिब की निगाहों में हैरानियां सिमट आईं। उसने रमना को कंधों से थाम कर सर से पांव तक बगौर बार बार देखा। एक्सीडेंट कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? वो बेचारा मोहब्बतों का मारा बौखला कर पूछ रहा था तो रमना मुस्कुरा दी। तुम्हारे सामने तो हुआ था एक्सीडेंट, तुम्हारी मोटरसाइकिल से तो गिरी थी मैं। वो जिस रोज साई राहत ने तालाब में छलांग लगाई थी वो बसोरती आंखें मलती हुई बोली और अयाज और राबिया ने घबराकर सर थाम लिया। कोई इतना भी अहमक और बेवकूफ ना हो। वो वकार से छुपाते छुपाते उसी के सामने भांडा फोड़ चुकी थी और खुद अयाज और राबिया की पोजीशन भी गड़बड़ कर रही थी और इस वक्त वो अपने जख्म साकिब को दिखाने में मसरूफ थी। रमना, ये क्या बदतमीजी है? कुछ अक्लो हया बाकी रही है या नहीं? वो झिल्ला कर बोला तो रमना और साकिब चौंक गए, हैरान रह गए।
वैसे वकार किसी हद तक सच्चा ही था। 14वीं सदी में ही लोगों ने जज्बों को अर्जा कर दिया था। वो खुद अपने हाथ अपनी इज्जतें नीलाम करते थे। बीवी बहनों को उन्होंने तरक्की का जरिया और रास्ता समझ लिया था। खुद ही अफसरों ताजरों के पास लेकर जाते थे। फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जिस तरह इश्क और मोहब्बत के खेल खेले जाते थे, वहाँ लड़कियों और लड़कों के ताल्लुकात किस नौयत के होते थे, वकार को उनका तजर्बा भी था। वो देख चुका था ये सब कुछ। अब तो उसका ईमान इस कहावत से भी उठ चुका था कि सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। इतने सारे बद किरदारों लूज करैक्टर लोगों में चंद एक जो वाकई बाज़मीर मजबूत किरदार के लोग थे, वो भी गायब होकर रह गए थे। इतनी बहुत सी बुराइयों के बोझ तले दबकर सिसक रहे थे। अब फिर ये तो 15वीं सदी थी, जहाँ मुंह बोला भाई भी बहन की इज्जत को पामाल करता था, बाप भी बेटी के दामन को तार तार करता था। लड़कियां खुद ही दावतें गुनाह देती थीं। वकार का तो सच्चाई और शराफत पर से ईमान उठ गया था। फिर सोने पर सुहागा, ख्याल जैसे पेंडू, बदनजर तंगदिल इंसान की रफाकत। वकार की नजर में तो अब औरत और मर्द का सिर्फ एक ही रिश्ता रह गया था। ये लड़की लड़के के पाकीज़ा सिर्फ बातों तक महदूद दोस्ती, महज ढोंग और बकवास है, वो बरमला कहता था। अब भी वकार साकिब और रमना की ये बेतकल्लुफी देखकर भभक उठा था। हालांकि रमना ने अपनी फितरी सादगी और सुथरे आलूदगी से पाक जज्बात का इजहार किया था। रमना, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम खिड़की से गिरी थी। वकार ने होंठ नहीं है वकार ने होंठ काटते हुए पूछा। हाय, मैं मर गई। अब रमना को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने घबरा कर राबिया और अयाज की तरफ देखा, जो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए जाहिर है सलवातें सुना रहे थे। वो झट बात निभाने की कोशिश करने लगी। अरे नहीं वकार, ये तो मैं साकिब से मजाक कर रही थी। सच तो ये है कि मैं खिड़की से गिरी हूँ। वो सटपटा गई। तुम झूठ मत बोलो। ये बताओ, मुझे बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? वकार की आंखों में कहर अंगड़ाइयां ले रहा था। हरबा कारगर ना होते देखकर रमना भी उबल पड़ी। विक्की, तुम जैसे बने बनाए बेवकूफ को कोई क्या बेवकूफ बनाएगा? बदमिजाज सड़ियल कहीं के। वो तिल मिलाकर बोली। रात तो अफशां हो ही चुका था। ओफो, आप दोनों थोड़ी सी देर के लिए सीज फायर कर लें। साकिब उन दोनों को हाथ से हटाकर दरमियान में आ खड़ा हुआ, वरना वो तो मुकाबिल खड़े एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। भाई, ये चक्कर क्या है? मुझे जो तार भेजा गया था उसमें तो लिखा था कि रमना शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कर दी गई है। मैं एक्सरसाइज पर गया हुआ था। मेरे दोस्त कैप्टन न्याजी ने मुझे वहां तार पहुंचाया। मैं तो घबरा कर जीप पर ही पेशावर से भागा चला आ रहा हूँ। अंधाधुंध ड्राइव करता रहा। कितनी बार तो एक्सीडेंट होते होते बचा। ये सोचकर वहशत हो रही थी कि पता नहीं तुम अपने साथ क्या कर बैठी होगी और मैं तुम्हें किस हाल में देखूंगा। और अब जब बदहवास सा अस्पताल पहुंचा तो आपको वकार से लड़ने भिड़ने में मसरूफ पाया। रमना, तुम ही बताओ ये क्या चक्कर है? उलझा उलझा सा साकिब बेड पर बैठ गया। गुड्डू, तुम्हें ये चक्कर बाद में तफसीलन बताऊंगी, पहले इनका मूड तो ठीक कर लेने दो। रमना वकार की तरफ बढ़ी। शुक्र है रमना, तुम ठीक हो। मेरी तो जान पर बनी हुई थी। साकिब खड़ा हो गया। तुम जब तक अपने वकार साहब को मनाओ, मैं जरा जाकर डॉक्टर से तुम्हारे मुतालिक पूछाऊं। साकिब बाहर निकल गया तो रमना ने वकार का घेराव कर लिया। विक्की, तुम यकीन करो, मैं गिरी थी। बेशक राबिया और अयाज से पूछ लो। वो उसका कंधा झंझोड़ कर बोली। नहीं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। हटो हटो, मुझे जाने दो। वो अपना बैग उठाकर जाने लगा तो रमना ने रास्ता रोक लिया, लेकिन वकार ने तंजिया अंदाज से कहा कि अब इसकी क्या जरूरत है, साकिब जो आ गया है। अब रमना उसके साथ घूमे, जाकर क्लब में नाचे, म्यूजिक सुने। वैसे भी वो कई दिनों से अस्पताल में बेआराम रहा है, सो नहीं सकता। अब घर जाकर सोएगा वो। प्लीज मेरी बात सुनो। उसकी बेरुखी पर रमना की आंखें भर आईं। क्यों, अब कौन सा झूठ बोलना है? वो तंजिया लहजे में बोला। विक्की, मैंने झूठ नहीं बोला, मैं वाकई गिर गई थी। कैसे गिरी थी उससे क्या फर्क पड़ता है? चोट तो बहरहाल मुझे लगी है ना। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है? उसके आंसू बह निकले तो वकार जहरकुन अंदाज से हंसा। जी हाँ, बहुत बीमार होना, तभी एक हफ्ते से अस्पताल में दाखिल हो, लेकिन सारा दिन घूमने फिरने से फुर्सत नहीं मिलती। वो दांत भेंचकर बोला तो रमना की रगे गैरत भी बिला ताखीर फड़क उठी। वो उसके रास्ते से हट गई। जाओ विक्की, चले जाओ। जो तुम्हारा दिल चाहे मेरे बारे में अंदाजे लगा सकते हो। मैं ही पागल हूँ जो सब कुछ जानते बूझते हुए भी हर बार नया जख्म दिल पर खा लेती हूँ। उसने हाथों में चेहरा छुपा लिया, लेकिन वकार ने कठोर अंदाज में कंधे झटके और बैग उठाता बाहर निकल गया। लेकिन वो गुस्से का इजहार करने के लिए कमरे का दरवाजा जोर से बंद करना नहीं भूला था। चंद मिनट बाद साकिब कर्नल सदीक से बातें करता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो रमना को रोते देखकर परेशान हो गया और तेजी से बढ़कर पूछने लगा। रमना ने जल्दी से बहाना तराशा और कहा कि उसकी कमर में बहुत तकलीफ हो रही है। रमना बेटी, तुम लेट जाओ, मैं दवा देता हूँ। कर्नल ने उसे गोलियां खिलाई।
आज सिस्टर फरीदा कह रही थी, कर्नल, मिस रमना को तो बड़ी अजीबोगरीब चोट लगी है। सुबह मसाज करने जाओ तो पुष्ट पर बड़े बड़े नील पड़े होते हैं, लेकिन शाम को कमर पर कोई निशान नहीं होता, वर्म भी नहीं होता। सिस्टर बहुत हैरान हो रही थी। मैंने तो हंसकर सर हिला दिया। मुझे पता है, जरूर मेरी बेटी ने शरारत की होगी। बस 1-2 रोज में हम अपनी बेटी की छुट्टी कर देंगे। वैसे कैप्टन, यह बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। वो साकिब की तरफ मुड़े। थैंक गॉड, मेरी तो जान पर बनाई थी। साकिब ने इत्मीनान का सांस लिया तो कर्नल माइनी खेज अंदाज से मुस्कुराए। साकिब, आज मैं तुम्हारे डैडी से मिलने गया था। उन्हें तो तुम्हारे आने की कोई खबर नहीं है। कर्नल सदीक उसकी बेकरारी और इस्तराब को गहरी नजरों से देख रहे थे। जी अंकल, मैं तो अचानक वापस आया हूँ। मैं पेशावर से बाहर था। एक दोस्त ने रमना का तार ला कर दिया। तार आए भी हफ्ता गुजर चुका था। मैं तो घबरा गया, बस छुट्टी लेकर भागा और अब सीधा अस्पताल आया हूँ। डैडी वगैरह को मेरे आने की खबर नहीं है। अब फोन पर मतला करूंगा। साकिब ने बताया तो कर्नल सदीक की तजर्बाकार निगाहों ने बहुत कुछ जांच लिया, लेकिन वो रमना का झुकाव वकार की तरफ देख चुके थे। उन्हें साकिब की यकतरफा शदीद मोहब्बत का भी अंदाजा हो चुका था। वकार के मिजाज की भी परख हो गई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए तासुफ का इजहार करें। रमना के लिए, जिसके लिए वकार बिल्कुल नामौजू था, लेकिन फिर भी वो उसे चाहे जा रही थी। साकिब के लिए, जो एक आला ज़र्फ सुलझा हुआ, होनहार, मोहब्बतों की कदर करने वाला नौजवान था, जो रमना का बेहतरीन रफीक साबित होता। लेकिन वो चाहतों की नदी के किनारे तशने लब खड़ा था, दिल में बेपनाह जज्बों का तूफान छुपाए, और रमना अपनी मोहब्बतों के सोतों से शफाफ चश्मों से उबलते पाकीज़ा जज्बों से एक गलत खेत को सैराब कर रही थी, जहां मोहब्बत का एक बीज भी पनपने का इम्कान न था। कर्नल को आखिर साकिब पर ही तरस आया, जो सब कुछ जानते हुए भी रमना से शिकवा कुना ना था। कब से वकार के वजूद को भी खुंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहा था। मोहब्बतों में साझा कौन बर्दाश्त करता है, लेकिन उसका हौसला, उसका ज़र्फ काबिले दीद ही तो था। क्या बात है रमना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? साकिब उसे यूं खामोशी से लेटे सोचों में गलता देखकर बोला। गुड्डू, रमना ने चौंक कर उसके हाथ पे हाथ रख दिया और उसे खोजती नजरों से देखने लगी। उसकी महवियत पर वो मुस्कुरा दिया। क्या देख रही हो गुड़िया? वो बड़े प्यार से उसके उलझे बाल संवारने लगा। मैं देख रही हूँ कि तुम में और वकार में किस कदर नुमाया फर्क है। तुम इतने अच्छे हो, कभी मेरा दिल नहीं दुखाते, हर दम तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल रहता है। और वो जो वकार है ना, उसका रवैया तो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। हर लम्हा, हर घड़ी वो मुझसे दूर होता जा रहा है। सच कहती हूँ गुड्डू, अगर वो बदल गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। वो उसके दोनों हाथों की हथेलियों में मुंह छुपाए रोती रही। ओ रमना, साकिब ने बड़े दर्द से लम्हा भर को आंखें मूंद ली। अयाज और साकिब ने फिर बेबसी से एक दूसरे को देखा। रानी, तुम तो बिल्कुल पागल हो। ये जानते हुए भी कि वकार का रवैया बदलता जा रहा है, तुम उसके लिए हलकान हो रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल परवाह न करता। साकिब, यार जाओ, इसे कहीं घुमाने फिराने ले जाओ। अयाज ने कहा तो साकिब ने तजब्जुब के आलम में कहा कि रमना तो बीमार है, वो इसे कैसे घुमाने ले जाए। तो अयाज ने बताया कि पहले भी रमना वकार के साथ सैर करने जाती रही है। जब अयाज ने रमना को बुज़दिली का ताना दिया तो वो जोश से उठ बैठी और कहा कि वो बुज़दिल नहीं है। अगर वकार को उसकी परवाह नहीं तो वो भी परवाह नहीं करेगी, लेकिन उससे दो टोक और फैसला कुन बात जरूर करेगी। राबिया और अयाज ने उसकी स्पिरिट और हौसले की दाद देते हुए साकिब के साथ भेज दिया। जीप में चूंकि धचके लगते, अयाज ने उन्हें अपनी कार दे दी। रमना की फरमाइश पर साकिब उसे साहिल पर ले गया। क्या बात है रमना, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। साकिब ने मुनासिब जगह पर कार रोकी। गुड्डू, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे किसी नाइट क्लब में ले चलो तो क्या तुम ले जाओगे? रमना ने बगौर देखते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम अक्लमंद लड़की हो। फिर तन्हा भी नहीं जाओगी तो क्या बुराई है? वो सवाल की नोयत पर मुस्कुरा दिया और रमना का हाथ थामकर सहारा देकर उतार लिया। वो एक चौड़े से पत्थर पर बैठ गए और पांव पानी में डाल लिए। पता है, आज मैंने वकार से कहा चलो क्लब चलते हैं। सुना है कोई म्यूजिकल प्रोग्राम आया है, म्यूजिक सुनेंगे। ये सुनते ही वो बिगड़ गया। कहने लगा, शर्म नहीं आती ऐसी जगहों पर जाते हुए? मैंने कहा, अगर तुम वहां जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? वैसे मैं गुड्डू के साथ बारहा जा चुकी हूँ। ये सुनते ही वो बिगड़ गया, सामान उठाकर चला गया। वो कहता है कि मैं कूड़ मगज हूँ, जो मुंह में आता है बक देती हूँ। साकिब, मैं क्या करूं? तसना बनावर से काम नहीं ले सकती, मुझसे मुनाफकत नहीं होती। वो बेबसी से बोली। रमना, साकिब को उसकी सादगी पर प्यार आने लगा। तुम जैसी भी हो, लाखों से अफजल हो। वकार बहुत कम नसीब है, उसे तो तुम्हारी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए, तुम पर एतमाद करना चाहिए। तुम जो इस कदर मासूम हो, इतनी पाकीज़ा हो, तुम पर कोई काफिर ही शक कर सकता है। साकिब की आवाज शिद्दत जज्बात से बोझल हो गई। ये सुनकर रमना का चेहरा तिमतिमा उठा और रूह पर पड़ा बोझ जैसे कम हो गया। खुदा तुम्हें खुश रखे गुड्डू, तुम इतने अच्छे हो कि जब मैं तुम्हारे हमरा हूँ तो इस कदर मुतमईन और पुरसुकून हो जाती हूँ, जैसे तुम मुझे हर दुख, हर परेशानी से बचा लोगे। मेरे गिर्द
میرے گرد ایک مضبوط فصیل کی مانند ایستادہ ہو جاؤ گے، اور جب میں تمہارا موازنہ وقار سے کرتی ہوں تو ایک دم سے وقار مجھے بہت برا، میرا مطلب ہے مجھے اس کی عادتیں بری لگنے لگتی ہیں۔ ایک دم بات کرتے کرتے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ رمنا، کیا بات ہے؟ ثاقب جو ٹکٹکی باندھے اسے تک رہا تھا چونک گیا۔ رمنا نے اسے بتایا کہ اسے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اٹھو، چلو واپس چلیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، لیکن رمنا نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ بہتر ہے، بس ایک دم سے ٹیس اٹھی تھی۔ پلیز رمنا، ضد مت کرو، تم تندرست ہو جاؤ، پھر میں تمہیں خوب گھماؤں گا، جہاں بھی کہو گی چلیں گے۔ وہ اسے زبردستی واپس لے گیا۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو ثاقب اس کا بازو تھامے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن تیز آوازیں سن کر وہ دروازے پر ہی ٹھٹک گیا۔ کرنل صاحب، جلدی بتائیں کہ رمنا کدھر ہے؟ کمرے میں فیاض انتہائی بدتمیزی سے کرنل سے مخاطب تھا۔ مسٹر، کیا تم نے سنا نہیں رابعہ کیا کہہ رہی ہیں کہ وہ کیپٹن ثاقب کے ساتھ گھومنے گئی ہے؟ کرنل ناگوار لہجے میں بولے۔ کیا واہیات انتظام ہے آپ کے ہسپتال کا! مریض جس کے ساتھ منہ چاہے اٹھا کر باہر چلا جائے، آپ نہیں روکتے؟ وہ غصے سے بولا۔ مسٹر، زبان اور دماغ ذرا قابو میں رکھ کر بات کرو۔ رمنا میرے دوست کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے، اور میں… کرنل کی بات ادھوری رہ گئی۔ انکل، کیا بات ہے؟ رمنا غصے سے آگے بڑھی تو فیاض نے چونک کر اسے گھورا۔ رمنا، یہ تمہارا اسٹوپڈ فول کزن تمہارے متعلق پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ اسے اعتراض ہے کہ تم ثاقب کے ساتھ کیوں گئی تھی؟ کرنل کی پیشانی شکن آلود تھی۔ اسے اعتراض کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ میں کوئی اس کی ملازمہ ہوں یا یہ میرا باپ لگتا ہے؟ وہ بگڑ گئی۔ وہ رمنا، میں تمہارے بیڈ پر رابعہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کونے میں کھڑی رابعہ پر ایک چبھتی نظر ڈال کر بولا، لیکن جس بےہودہ انداز سے وہ کرنل صاحب کو مخاطب کر رہا تھا، رمنا سلگ اٹھی۔ شٹ اپ اینڈ گو اوے فرام ہیئر۔ وہ گرجی تو فیاض پیشانی سے پسینہ پہنچتا کھسک گیا۔ انکل، میں فیاض کی بدتمیزی کی معافی مانگتی ہوں، میں ڈیڈی سے ضرور شکایت کروں گی۔ تو کرنل نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا جیسے بات آئی گئی کر دی ہو۔ تو یہ تمہاری شرارت تھی؟ کرنل نے اس کے کان پکڑ لیے۔ خود تم روزانہ وقار کے ساتھ کھسک جاتی تھیں اور تمہاری جگہ بیچاری رابعہ کو مساج کروانا پڑتا تھا۔ تبھی تو وہ بیچاری نرس حیران ہوتی تھی کہ صبح تو مس رمنا کی پشت نیلی کالی ہوتی ہے، لیکن شام کو نشان تک نہیں ہوتا۔ یو نوٹی گرل، انہوں نے خوش دلی سے کہا لگایا۔ ثاقب بھی ہنسنے لگا تو رمنا کی جان میں جان آئی۔ او انکل، اب میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ ان کے بازو سے لپٹ گئی۔ نہیں رمنا، جب تک تم بالکل صحت یاب نہیں ہو جاتی تمہیں ہسپتال میں رہنا چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تمہیں تکلیف ہو رہی تھی، ثاقب نے کہا۔ یہ سن کر کرنل نے اسے ڈسچارج کرنے سے انکار کر دیا اور رمنا کی ایک نہ سنی اور باہر چلے گئے۔ ارے رابی، میری سویٹ باجی، کیا بات ہے؟ موڈ بہت خراب ہے کیا؟ وہ رابعہ کی طرف بڑھی جس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ تمہیں کیا، تم جا کر عیش کرو۔ ایمان سے، آج وہ فیاض کا بچہ مجھ سے جوتے کھاتے کھاتے بچ گیا۔ ہائے، کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ دلچسپی سے بولی۔ ہونا کیا تھا، وہ تمہارا موٹو کزن آج زبردست رومانٹک موڈ میں تھا۔ ایاز ہاتھ میں چپس اور سینڈوچ کا پیکٹ اٹھائے اندر داخل ہوا اور ثاقب کے سامنے پیکٹ رکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اوفو، اب بتاؤ بھی۔ رمنا بے قرار ہو گئی۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ وہ تو بہت ناراض تھی۔ میں بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ کوئی 1.5 گھنٹے پہلے مجھے کرنل صاحب نے گپ شپ کے لیے بلا لیا اور رابعہ باجی مساج کروانے کے بعد تمہارے بستر پر منہ لپیٹے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ فیاض آیا تو اس نے دیکھا میدان صاف ہے۔ وہ جھٹ بیڈ کی طرف لپکا۔ اسی وقت میں اندر آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو فیاض کو دیکھ کر رک گیا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر تماشا دیکھنے لگا۔ تماشا دیکھنے لگا، شرم تو نہیں آئی نا؟ رابعہ نے جل کر ایاز کو گھورا، لیکن وہ ڈٹائی سے بولتا رہا۔ اچھا، تو اس گدھے نے رابعہ باجی کا کمبل سے باہر نکالا ہوا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا اور بھاں بھاں کر کے رونے لگا۔ اسی وقت رمنا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کم وقت، بالکل تمہاری طرح روتا ہے۔ ایاز زور سے ہنسا۔ بس پھر وہ رو رو کر کہنے لگا، رمنا، خدا کا شکر ہے تم بچ گئی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی زندہ نہ رہتا۔ تبھی رابعہ نے گھبرا کر کمبل سے منہ باہر نکالا۔ جب ان کی نظر فیاض پر پڑی تو ان کی آنکھیں پھیل گئیں، منہ کھل گیا، لیکن وہ احمق سر جھکائے ہاتھ ہمیں سسکیاں لے رہا تھا۔ رابعہ نے جھٹ کمبل منہ پر ڈالا اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ہاتھ اپنی طرف کھینچتی تھی اور فیاض اپنی طرف۔ ایاز انہیں ایکٹنگ کر کے بتا رہا تھا، نہ رمنا، خدارا مجھ سے ہاتھ مت چھڑواؤ، بڑی مشکل سے تو مجھے دل کا حال کہنے کا موقع ملا ہے۔ وہ جذباتی ہو کر بولا، رانی، میں تمہیں اپنی محبت کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، جسے میں سب سے چھپائے دل کے نہاں خانوں میں دفن کیے ہوئے ہوں، لیکن تمہارا روب اور دبدبا مجھے قوت گویائی سے محروم کر دیتا تھا۔ اور اس وقت رابعہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اٹھ کر کمبل اتار پھینکا۔ تب میں نے موقع کی نزاکت کا خیال کیا اور جلدی سے اندر آ گیا۔ ادھر فیاض کی نظر جب لال بھبھوکا رابعہ پر پڑی تو سٹی گم ہو گئی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر مجھے دیکھا تو زرد ہو گیا۔ تم رابعہ؟ وہ ہکلایا۔ رمنا کہاں ہے؟ وہ حیران تھا۔ تب میں آگے بڑھا۔ فیاض بھائی، میں تو آپ کو بہت سیدھا سادہ سمجھتا تھا، میں نے ذرا غصے سے کہا تو فیاض بوکھلا کر باہر نکل گیا۔
अयाज और सभी ने कहकहा लगाया और रमना उसे छेड़ने लगी, लेकिन राबी नागवार शक्लें बना रही थीं। फिर रमना ने अयाज को बताया कि किस तरह फयाज बाहर जाकर कर्नल से झगड़ने लगा और उन्हें कमरे में बुलाकर तलक करामी कर रहा था कि रमना ने आकर उसे डांट कर भगाया। अयाज घर जाने के लिए उठा तो साकिब ने कहा कि वो उसके वालिदैन को उसकी आमद से मुतला करता जाए। हामदा बेगम ने मुलाजिम के हाथ उनका खाना भिजवा दिया था। खाने से फारिग होकर रमना लेट गई। साकिब ने कुर्सी बैठ के नजदीक खिसकाई और वहीं बैठ गया। साकिब, तुम उठो, जाकर सो रहो। एक हफ्ते से बेआराम हो और आज भी इतना लंबा सफर करके आए हो। रानी के पास मैं बैठूंगी, राबिया ने कहा। नहीं राबी, नींद तो मुझे वैसे भी नहीं आएगी, वो मुस्कुराकर बोला तो राबिया बेड पर बैठ गई। साकिब नरम नरम उंगलियों से रमना की कनपटियां से हिलाने लगा। रमना ने बोझल सी आंखें उठाकर उसे बगौर देखना शुरू किया। न जाने क्या सोच रही थी वो। अब तुम क्या देख रही हो? वो जेरे लब मुस्कुराता हुआ झुककर बोला। कुछ नहीं गुड्डू, वो ठंडी सांस लेकर बोली, फिर आंखें मूंद कर साकिब के हाथ पर हाथ रख दिया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद में डूब गई। मैं जानता हूँ रमना, तुम यही सोच रही थी ना कि आज मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कल तक तो वो तुम्हारा वकार बैठता था। काश आज भी गुड्डू की जगह वकार मेरे करीब मौजूद होता। साकिब अफसुर्दगी से बड़बड़ाया। राबिया भी उसका कुर्ब जान गई। साकिब, राबिया ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गया और रमना के चेहरे से नजरें हटा ली। कब तक चुपचाप इस आग में जलते सुलगते रहोगे? तुम अपने दिली जज्बात रमना पर आया क्यों नहीं कर देते? वो आहिस्ता से बोली। नहीं राबी, नहीं, मैं रमना पर कुछ जाहिर नहीं करना चाहता। वो समझेगी शायद उसे अपनाने के लालच में मैं उससे इस कदर मोहब्बत से पेश आता रहा हूँ। वैसे मैं कहकर बात गंवाना भी नहीं चाहता। वो तो वकार की दीवानी है और मैं उसे अपने जज्बात बताकर खुद से मुतनफर नहीं करना चाहता। वो मुझसे बोलना मिलना छोड़ देगी और मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बस राबी, मुझे सुलगते रहने दीजिए, चुपचाप ही इस सब में बेहतरी है। उसकी आवाज भर्रा गई। साकिब, ये सही है कि रमना वकार को चाहती है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वकार उसे कभी खुश नहीं रख सकेगा। वो इसको बदलने, अपने ढब पर लाने की कोशिश करेगा और जिस दिन इसकी शख्सियत बदल गई उस दिन मासूम रमना मर जाएगी। वो नासमझ है, भोली है। वो बचपन से ये सुनती रही है कि वकार उसका मंगेतर है। ये बात उसके दिमाग में जम गई है। अब उसे पता है कि चाहे वकार अच्छा हो या बुरा, शादी तो वकार से ही होनी है। इसीलिए वो उसकी इसीलिए वो उसकी बद आदत पर गौर नहीं करती, बल्कि जानते बूझते हुए नजरअंदाज करती है और जिल्लतें सहकर भी हर मुमकिन और नामुमकिन तरीके से वकार को खुश रखने की कोशिश करती है। राबी, फिर भी मैं खामोश रहना चाहूंगा और इंतजार करूंगा। आप भी रमना को कुछ मत बताइएगा, साकिब ने इसरार किया। सच साकिब, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, राबिया ने बड़े प्यार से उसका हाथ थपथपाया। दूसरी सुबह जब बैरिस्टर और हामदा बेगम अस्पताल आए तो रमना ने घर जाने की जिद की। कर्नल भी आ गए और उन्होंने रमना के बहुत इसरार करने पर इस शर्त पर घर जाने की इजाज़त दी कि वो अभी चंद दिन रेस्ट करेगी, लेकिन साकिब ने मुखालफत की। वैसे अंकल, मेरा ख्याल है कि रमना अभी कुछ दिन अस्पताल में रहे, क्योंकि ये रात भर करवटें बदलते हुए कराहती रहती है, साकिब ने बताया। अच्छा, यानी कि ये अभी भी कराहती रहती हैं, लेकिन वकार तो कह रहा था कि रमना बिल्कुल ठीक है, बल्कि इसे अस्पताल दाखिल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो भाभी सादिया का आज मुंशी तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया था। भाभी ने कहा था कि उनकी बहन बच्चों समेत आई हुई हैं, परसों वो वापस जा रही हैं। उनको रुखसत करके वो सुमेरा के साथ यहाँ आ जाएंगी, लेकिन वकार ने कहलवा दिया कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो, बैरिस्टर ने बताया। ये आजकल के लड़के तो किसी बात को भी संजीदगी से नहीं लेते, अहमक है ये लड़का, कर्नल ने कहा। रमना घर तो आ गई थी, लेकिन बैरिस्टर साहब ने राबिया और साकिब को उसके सर पर मुसल्लत कर दिया था। उसका चलना फिरना तक ममनू हो गया था। वो पलंग पर पड़ी पड़ी उकता चुकी थी। प्लीज गुड्डू, डियर गुड्डू, चलो जरा लॉन में चलते हैं, वहाँ बैठकर इमली खाएंगे, वो मिन्नत करती, लेकिन साकिब टाल देता। ओफो, इससे तो अच्छा था कि मैं अस्पताल में रह जाती और तुम भी मेरे सरपरस्त बन बैठे हो। क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? रमना ने उसका हाथ झंझोड़ा। रमना, तुमने मुझे जिस करबो अजियत में बरसों से मुब्तला कर रखा है, कभी तुम्हें भी मुझ पर तरस आया है? वो बेइख्तियार बोला, फिर दांतों तले जुबान दबाकर मुंह फेर लिया। या अल्लाह, वो तो दिल के जज्बों को, इस गहरे राज को भी अफशा करने लगा था। मुसीबत तो ये है कि मेरे लिए परेशान होने वाले बहुत से लोग हैं। रमना ने दोबारा लेटते हुए ठंडी सांस ली। कैसी नासमझ, कैसी नाशुक्री थी वो कि मोहब्बतों की ज्यादती से, बहुत से चाहने वालों के प्यार से उकता और कुतरा रही थी। नादान, ये ना जानती थी कि दुनिया में ऐसे बहुत से हरमा नसीब भी होते हैं जो प्यार का एक लफ्ज़ सुनने के लिए तरसते हैं, मोहब्बतों की खोज में जान से गुजर जाते हैं। बेमांगे बहुत सी चाहतें दामन में आ गिरें तो बंदा बेकदरी करने लगता है, इन कीमती जज्बों को सही परख नहीं कर पाता। तभी राबिया उनके कमरे में आ गई तो साकिब और रमना बातें करने में मसरूफ हो गए। रमना ने राबिया से पूछा कि उसे घर आए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन वकार ना तो नजर में आया, ना ही इयादत की जरूरत महसूस की। राबिया ने बताया कि वो रोजाना फयाज और उसकी अम्मा के साथ कहीं जाता है।
शुक्र है मामा, आपको भी फुर्सत तो मिली मेरे पास आने की। हामिदा बेगम को ट्रे उठाए अंदर आते देखकर उसने शिकवा किया। क्या करूं बेटा, तुम्हारी ताई राहत और उनकी बहन की खातिर मदार थी, इसे फुर्सत नहीं मिलती। आजकल तो भांत भांत की खवातीन उनसे मिलने मिलाने आती रहती हैं, खुद वो भी रोजाना बन सज कर घर से निकलती हैं, मालूम नहीं क्या चक्कर है। खैर उठो, तुम ये सूप पी लो, ताकत आ जाएगी। उफ मामा, खुदारा सूप हटा लीजिए। घर आने पर भी आप लोगों ने मुझे इसी तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है, जैसे मैं किसी मोहलिक मर्ज में मुब्तला हूँ। इससे अच्छा खाना तो मुझे अस्पताल में मिलता था। वो मुंह बनाकर बोली। लीजिए, आप ही अपनी लाडली को सूप पिलाएं, मेरी बात तो ये सुनती ही नहीं। हामिदा बेगम ने अंदर आते हुए बैरिस्टर साहब से कहा। वकार भी सर झुकाए मुंह फुलाए पीछे पीछे आ रहा था और उसे देखते ही रमना का पारा चढ़ गया। यकीनन अब भी बैरिस्टर साहब उसे इसरार करके लाए होंगे। आइए आइए, मिल गई फुर्सत अपनी लाडली ताई की नाज़बरदारियों से। 4 दिन हो गए हैं मुझे घर आए और तुमसे इतना भी ना हो सका कि झूठे मुंह ही आकर मिजाज पुरसी कर लेते। रमना गुस्से से बोली तो बैरिस्टर साहब गलत मतलब अखज़ कर बैठे। हैं रमना बेटी, ये हमसे नाराजगी कैसी है? हम तो हर वक्त आपके पास रहते हैं और ये आप हमारी किस ताई का जिक्र कर रही हैं? भाई, जब हमारा कोई ताया ही पैदा नहीं हुआ तो ताई कहाँ से आ गई? बैरिस्टर साहब परेशान होकर करीब बैठ गए। डैडी, मैं आपकी नहीं बल्कि इस मकार की बात कर रही हूँ, वो अखड़े लहजे में बोली तो माँ ने डांटा। रानी, ये क्या बदतमीजी है? मुहज्जिब जुबान इस्तेमाल किया करो, हामिदा बेगम ने डांटा। साकिब बेटे, तुम क्यों खड़े हो? इधर मेरे पास आकर बैठ जाओ, वो उसे मोहब्बत से देखकर बोली। उन्हें ये सुलझा हुआ मुहज्जिब लड़का बेहद अच्छा लगता था। मामा, आप इनसे कहें कि ये जाकर सो जाएं। इतने दिनों से मुसलसल जाकर मेरी तीमारदारी कर रहे हैं। रात को जब भी मेरी आंख खुलती थी ये मेरी सूरत तक रहे होते थे, रमना ने बताया। वाकई साकिब बेटे, तुम थोड़ी देर हमारे बेडरूम में सो लो, बैरिस्टर साहब ने इसरार किया। प्लीज साकिब, जाओ ना, खुदा ना खास्ता अगर तुम भी मार पड़ गए तो मुझे ही तीमारदारी की मुसीबत उठानी पड़ेगी। वैसे तुम इंसान हो या भूत, कितने ही दिनों से बेआराम हो। कुछ लोग तो 2-3 रातें बामुश्किल जागे थे, फिर बहाना बनाकर अस्पताल से भाग आए थे। रमना ने तंजिया अंदाज से वकार को देखा, जो लापरवाही से बैठा था और लिफ्ट ही नहीं दे रहा था। फिर वो उठकर चला गया तो रमना की पलकें भीगने लगीं। साकिब को रमना ने जबरदस्ती घर भिजवा दिया। राबी, आपने महसूस किया कि सुबह वकार मुझे किस तरह नजरअंदाज कर रहा था? वो डैडी के कहने पर मेरे कमरे तक तो आ गया था, लेकिन किस कदर गुमसुम और उकताया हुआ बैठा था। फिर मौका मिलते ही निकल भागा। राबी, जूं जूं मेरी चाहत में शिद्दत पैदा हो रही है वो उतना ही लापरवाह और कठोर हो रहा है, रमना सर थाम कर बोली। रमना, सच पूछो तो ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम ही वकार के नाज नखरे बर्दाश्त करके उसे सर पर चढ़ाए जा रही हो। याद रखो रमना, हर वो मर्द जिसे बेमांगे बगैर किसी कोशिश के कोई चीज मिल जाए, कोई कीमती चीज मिल जाए, तो फिर उसके दिल से उस चीज की वक़्त घट जाती है। वो उससे लापरवाही और बेरुखी इख्तियार करने लगता है। तुमने भी वकार को जरूरत से ज्यादा अहमियत और मोहब्बत दे दी है, और तुम तो ये तकलीफ भी गवारा नहीं करती कि अपनी इस वाहियात तूफानी मोहब्बत को जरा छुपाए ही रखो। तुम तो खुले डुले अंदाज में चाहतों का इजहार करती फिरती हो, फिर भला वकार जैसा नाशुक्रा मर्द खाक तुम्हारी परवाह करेगा? इसके दिल में ये बात भी जड़ पकड़ चुकी है कि देर सवेर उसकी शादी तुमसे होनी है, और फिर जब तुम्हारा नसीबा फूटना ही उससे है तो वो क्यों तुम्हारी नाज बर्दारियां करे? मेरा नसीबा फूटेगा? हाय राबी, आप तो इस तरह ना कहें। वो परेशान सी हो गई। साफ नजर जो आ रहा है तो कैसे ना कहूँ, मैं तुम्हें देख देख कर कुड़ती रहती हूँ। इतने दिन हो गए हैं उसने एक बार भी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की, बस तुम ही उसके पीछे जान से हाथ धो बैठोगी। राबिया जलकर बोली तो रमना उदास हो गई और उसने खड़े होकर स्लीपर पहनते हुए राबिया से कहा कि वो जरा लॉन में घूमने जा रही है, दिल कुछ घबरा सा रहा है। वो गैलरी में निकली ही थी कि सामने से आते हुए वकार से टकरा गई। उसने रमना को बाजुओं में संभाल लिया। ओहो, माफ कीजिएगा वकार साहब, गलती मेरी है, मैं ही ख्यालों में खोई हुई थी, तभी आपको ना देख सकी। वो खुद को छुड़ाने लगी। वकार साहब, वाह, शुक्र है हमारी रमना को भी तमीज आ गई। उसने ग्रिफ ज्यादा ही मजबूत करते हुए हंसकर कहा। अजीब ही मनमानी करने वाला शख्स है वकार भी। दिल चाहो तो बोल लिया, ना चाहो तो बेरुखी इख्तियार कर ली, किसी के जज्बातों एहसासात का एहसास किए बगैर। आज सुबह रमना को देखा तो शायद उसके मुतालिक सोचने की फुर्सत मिल गई थी। वैसे भी दिमाग से बुग़्ज़ और गुस्से का गुबार छटा हुआ था, तभी वो मनाने के जतन कर रहा था। कम अज कम मर्द को जिसके कंधे पर पूरे घर की, पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी होती है, उसे इस कदर गैर मुस्तकिल मिजाज और कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। ऐसे मर्द ना तो अच्छे शोहर साबित होते हैं, ना अच्छे बाप। हमेशा शकूक, शुबहात और तोहमत के झूले पर सवार, गरिश्ती को तहोबाला करते रहते हैं। खुद तो अजाबों से गुजरते हैं, लेकिन दूसरों को भी शामिल अजाब करते हैं। बेकार जोर लगा रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो नहीं, मैं तुमसे मिलने, तुम्हें मनाने आ रहा था, वो नरमी से बोला।
ओह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया है मनाने का। क्या फयाज ने हुक्म दिया है या ताई ने समझाया था? उसने तंज किया। रानी, फयाज बेचारे से तो तुम ख्वामख्वाह बदगुमान हो गई हो। वकार उसे फिर से खींच लाया और वो अब भी फयाज की बुराई सुनने का रवादार न था। अरे, तुम तो वाकई संजीदगी से नाराज हो गई हो। भाई कान पकड़ता हूँ, माफ कर दो ना। विक्की ने वाकई कान पकड़ लिए। ये तो कोई बात ना हुई। हमेशा तुम ज्यादती करके माफी मांग लेते हो, फिर सब कुछ भूलकर झगड़ा कर लेते हो। वो आजर्दगी से बोली। क्या करूं रानी, तुम्हारी हरकतें देख देख कर गुस्सा आ जाता है, और जब नाराज हो जाता हूँ तो तुम्हारे बगैर कहीं दिल नहीं लगता। अब तो कोई हल ढूंढना पड़ेगा। वो सोचने लगा। बस ठीक है, वो चुटकी बजाकर चालाकी से बोला। जानता था रमना अब गुस्सा भूल जाएगी। क्या ठीक है, वो वाकई नाराजगी भूल गई और इश्तियाक भरी नजरों से उसे देखने लगी। जाने क्या इंकशाफ करने वाला था। यही कि जल्द अज जल्द हमारी शादी हो जानी चाहिए। बस मैं यहाँ से जाते ही अम्मी जान से बात करूंगा। जितनी जल्दी मामला तय हो जाए उतना ही अच्छा है। फिर मैं तुम्हें अपनी पसंद के मुताबिक ढाल लूंगा। वकार बड़े वसोक से बोला। क्या मतलब? तुम किस तरह मुझे अपनी पसंद के मुताबिक ढालना चाहते हो? क्या मुझे शटल कॉक वाला बुर्का उड़ाओगे? रमना ने हैरत से पूछा। हाँ, जरूरत पड़ी तो ऐसा भी करवाऊंगा, और तुम्हें सोच समझकर बोलना सिखाऊंगा। वो उसका चेहरा ऊंचा करके बोला। अच्छा विकी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी, लेकिन मुझसे लड़ा मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसकी आंखें भीग गईं। अच्छा, अब नहीं लड़ूंगा, वकार ने कहा, जैसे उसकी आइंदा नस्लों पर भी एहसान कर रहा हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो उसकी आंखों में झांकने लगा। करनी ही पड़ेगी, तुम्हें पसंद जो बहुत करती हूँ। वो बाल पेशानी से हटाकर अफसरदा लहजे में बोली। वेरी गुड, बस जाते ही अम्मी को भेजूंगा। अच्छा विक्की, अब तुम मुझे जाने दो। वो कुछ सोचना चाहती थी। वो खोए लहजे में बोली। अभी मत जाओ, मेरी बातें करने का मूड है। अच्छा ये बताओ, कल मेरे साथ घूमने चलोगी? वो उसे बहलाने लगा तो रमना ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन दिल अभी तक वसवसों और अंदेशों का शिकार था। वकार उसकी हालत समझ गया। रमना, अब तक नाराज हो? माफ नहीं करोगी अपने विक्की को? रमना ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर आंखें भर आईं। ओ विक्की, मैं क्या करूं? मुझे सब रोकते और समझाते हैं, लेकिन मैं अपनी चाहत नहीं छुपा सकती। तुम्हें चाहे बिना नहीं रह सकती। उसने बेबस होकर कहा, और फिर रात धीरे धीरे भीगती चली गई। दूसरे दिन सुबह ही सुबह वकार ने रमना को जाकर उठाया और उससे कहा कि आज वो सैरो तफरी के लिए चलेंगे, लेकिन रमना अपनी अम्मी से इजाजत खुद ले ले। नाश्ता करते हुए विक्की ने रमना को इशारा किया कि वो बात शुरू करे। मम्मा, मैं विक्की के साथ सैर करने चली जाऊं? और रमना ने टोस्ट चबाते हुए पूछा तो वो बरहम हो गई। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? जरा तबीयत ठीक होते ही तफरीह का शौक चुराया है। हामदा बेगम ने डांटा। उफ मम्मा, हर वक्त बिस्तर पर पड़े पड़े मेरा तो दिल घबरा गया है। तंग आ गई हूँ मैं। वो बसोरने लगी। चली जाओ बेटी, रोक कौन रहा है तुम्हें? बैरिस्टर साहब अखबार से नजरें हटाकर बोले। हस्बे आदत और हस्बे मामूल। उन्होंने रमना की तरफदारी की। आप अपनी लाडली की हरकतों से तो वाकिफ हैं। ये फिर कोई नई चोट खा आएगी। वैसे भी अब इसका घूमना बंद करवाइए। इसे कुछ घर बार संभालने के बारे में भी सीखने दीजिए। आखिर पराए घर जाना है, वहाँ सब माँ को कोसेंगे कि बेटी को रोटी पकाने का तरीका भी नहीं सिखाया। आखिर आता क्या है आपकी साहबजादी को? मोटरसाइकिल से गिरना, कार चलाना, घोड़े दौड़ाना, या दरख्तों पर बंदरों की तरह चढ़ना। बैरिस्टर साहब, ससुराल में ये खूबियां कोई नहीं देखेगा। साहबजादी तो खैर से इस कदर फूहड़ है कि गोश्त भूनना तो क्या, दाल बिगाड़नी नहीं आती। हामदा बेगम चिढ़कर बोली। मम्मा, अगर मुझे रोटी पकानी नहीं आती तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? फ्रेंच टोस्ट और आमलेट बनाना तो आता है ना। बस मैं और मेरे मियाँ दोनों। खामोश रहो, मामा ने बात बीच में से काट दी। बेवकूफ़ों की तरह बोलते जाती हो। अयाज और राबिया ने जोरदार कहका लगाया। वकार भी मुस्कुरा दिया। रमना झीम कर बाप से लिपट गई। देखिए डैडी, मैं जरा सेहतयाब हुई हूँ तो मामा ने डांटना झिड़कना शुरू कर दिया है। उसने शिकायत की। ना बेगम, हमारी बेटी को कुछ ना कहा करो। जाओ बेटी, तुम जरूर जाओ। सामने बैठी रहोगी तो तुम्हारी मामा बोलती और लेक्चर देती रहेंगी। वैसे भी आज ये तकरीर झाड़ने के मूड में है, बैरिस्टर साहब ने कहा तो रमना वकार को खींचती हुई भाग गई। और फिर उसी तरह रमना साकिब का ख्याल दिल से भुलाए रोजाना वकार के साथ घूमने घामने निकल खड़ी होती। अक्सर औकात तो वो शाम गए घर लौटते। हामदा बेगम डांटती भी तो रमना झट बाप के सीने से जा रखती। वकार का मूड भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर का शक्की मर्द जैसे कहीं दिल के समंदर में डूब कर रह गया था। डूबा रहे, गर्क रहे, खुदा करे, वकार हमेशा इसी तरह खुशबाश रहे। रमना दुआ मांगती। रमना, चलो तुम्हें फिल्म दिखाऊं। सैर तो हम लोगों ने खूब की। वकार ने लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ओहो विक्की, मैं फिल्म नहीं देखूंगी। क्या मुसीबत है कि तुम 2.5 घंटों तक टिकटिकी बांधे गैर औरतों को देखोगे? रमना ने मुंह बनाया। तो क्या तुम्हें देखूं? वो हंस दिया। इससे ज्यादा अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। देखो ना विकी, अगर वहाँ सिनेमा हॉल में मेरा दिल चाहा कि तुम्हारे कांधे पर सर रखकर बैठूं तो तुम नाराज हो जाओगे। कहोगे लोग देख रहे हैं, आराम से बैठो।
हाँ विकी, उस दिन तुम कह रहे थे ना वो मामले वाली बात। वो उसके सामने घास पर बैठ गई। हूँ, कौन सी बात भाई? वो तो जैसे भूल ही गया। ए लो, तुम तो अभी से भूल रहे हो, हालांकि बात तुमने खुद शुरू की थी। यानी वो हम हमारी शादी का मामला तुम्हारी अम्मी के सामने पेश। वो लज्जा कर रुक गई। ओह अच्छा अच्छा, मैं तो कब भूल रहा हूँ। अब नवाबपुर जाऊंगा तो अम्मी को चचा अरशद के पास भिजवा दूंगा, वो तकय्युन से बोला। लेकिन विकी, तुम अम्मी से बात कैसे करोगे, यानी कि खुद अपने रिश्ते की? वो परेशान हो गई। भाई जाकर कहूंगा कि अम्मी जान, जल्दी से जाकर रमना को दुल्हन बना लीजिए, वो आपकी बहू बनने के लिए बेकरार है। और वो कह रही थी अगर आप मुझे जल्दी लेने नहीं आएंगी तो मैं खुद आ जाऊंगी। वकार ने शरीर अंदाज में कहा तो रमना तमतमा उठी। हाय विकी, ये मत कहना वरना मुझे बहुत शर्म आएगी। रमना ने दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। रानी, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? वकार ने अचानक यह अजीबोगरीब सवाल किया तो वो आंखें फैलाए देखने लगी। हाय विकी, तुम्हें कोई शक है मेरी मोहब्बत पर? वो चौंक गई। नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। फर्ज करो अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ ना हुई होती, अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ ना हुई तो क्या करोगी? वो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। मैं क्या करूंगी? वो उलझ कर रह गई, फिर सर झुकाए सोचने लगी। दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे थे। इसमें भला इस कदर सोचने गौर फिक्र करने की क्या जरूरत है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फौरन जवाब दे देता। वो बेचैन हो गया। बड़ी ही अनानियत का मारा खुद पसंद शख्स था ये वकार भी। चलो विकी, तुम ही जवाब दे दो। वो उसे बकौर तकने लगी। पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। वो कपड़े झाड़ता खड़ा हो गया। रमना की निगाहों में सोचों के साए गहरे होने लगे। अगर हमारी शादी ना हुई तो भाई पता नहीं विकी, मैं क्या करूंगी? वो बेबसी से बोली। दरअसल मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। हमेशा से यही सुना है कि तुम मेरी जिंदगी के साथी हो, मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी। इसीलिए ख्यालों में ख्वाबों में हमेशा तुम्हें ही अपने रफीक की सूरत में देखती रही हूँ। सच वकार, इस वक्त मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं कर रहा। तुम ही बता दो ना। वो सादगी से बोली। क्यों, क्या हो गया है तुम्हारे दिमाग को? क्या साकिब का ख्याल सताने लगा है? वो बिला वजह एकदम भड़क कर तंज करने लगा। इस वक्त साकिब का तज़करा क्यों? देखो ना, एक हफ्ता हो गया है मेरी तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। तुम रोजाना मुझे साथ लेकर निकल खड़े होते हो, फिर रात गए वापसी होती है और बेचारा साकिब मेरा इंतजार करता रहता है और नाउम्मीद होकर लौट जाता है। हाय विकी, इंसाफ से कहना कितनी बुरी बात है। वो बेचारा सिर्फ मेरी खातिर छुट्टी लेकर आया हुआ है और मैं कोई परवाह ही नहीं कर रही, और तुम हो के फिर भी इल्जाम तराशने से बाज नहीं आते। वो असल बात भूलकर साकिब की बातें ले बैठी। वो कार चिढ़ने लगा। अगर उस कप्तान का इतना ख्याल है तो ना घूमने जाया करो, उससे मिलनी चली जाया करो। वो कार की तेवरी चढ़ गई। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि आज गुड्डू से मिलने जरूर जाऊंगी। खैर, तुमने अपने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो मासूमियत से बोली। रहने दो ये सवाल और जवाब। वो रमना की सादगी से जवाब देने पर जल गया। वो उठकर जाने लगा तो रमना ने घबरा कर उसे रोका तो वो बोला। तो फिर बताओ ना, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी ना की तो तुम क्या करोगी? वो बजीद था। वैसे रमना, मैं सोच रहा था कि तुम्हें तो मेरे इस सवाल पर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम जो हर दम मुझसे इतनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार करती रहती हो, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम फौरन कहोगी विक्की, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी, खुदकुशी कर लूंगी वगैरह। लेकिन तुम तो सोचों में उलझ कर रह गई। वकार तेवरी चढ़ाकर बोला। रमना ने हैरान होकर उसे देखा। आखिर वो उसे चाहता क्या है? रमना को वो रंजूर सा वकार इस वक्त एक अजियत पसंद के रूप में नजर आ रहा था। वो उसकी सोच पर शशदर थी, हवास बागता थी। हद हो गई विकी, तुम तो कहते थे कि मैं जो मुंह में आया बक देती हूँ, लेकिन खुद तुमने किस कदर अहमकाना बात की है, खालिस फिल्मी हीरोज जैसी। खैर, अब तुम पूछ ही बैठे हो ये पेचीदा सवाल तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ। वो चुप हो गई, फिर धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसके सीने पर हाथ रख दिए और इन कठोर जालिम सी आंखों में झांकने लगी। विकी, शायद मुझे मुझे खुदकुशी करने की जरूरत ही पेश ना आती, मैं तो तुम्हारे मुंह से इनकार सुनते ही बेदम हो जाती। विक्की, तुम्हें मेरी मजनूनाना मोहब्बत की शिद्दतों का यकीन नहीं है ना? अरे, जिन बेताबियों से मैं तुम्हें चाहती हूँ ना, तुम तो इस मोहब्बत का एक हिस्सा भी मुझसे प्यार नहीं करते होगे। विक्की, शायद तुमसे दूरी का, बिछड़ने का एहसास ही मुझे बेमौत मार देता। मैं जो तुम्हारे बिना सांस नहीं ले सकती, जी कैसे सकती थी? रमना की आवाज़ शिद्दत जज्बात से बोझल हो गई और चेहरा तप गया। हालांकि ये कच्ची उम्र की बातें हैं, इस जमाने में कोई किसी के लिए नहीं मरता। हाँ, हाँ, पंदारो शख्सियत का बुत किरची किरची होकर रह जाता है, और ये आदात और शख्सियत की मौत अब्दी मौत से ज्यादा भयानक और बेरहम होती है कि कोई शख्स अपनी जात और अपनी पहचान को ही कत्ल कर डाले। मर कर तो हर बशर को मनोमट्टी तले दब जाना है, लेकिन जिंदा रहकर अपनी मसक शख्सियत का मुर्दा उठाए फिरना एक अजाब होता है। शायद वकार रमना के मुंह से यही कुछ सुनना चाह रहा था। महज अपनी खुददारी और अना की तस्कीन की खातिर ये तारीफी जुमले बड़ा ही फरज आमेज होता है।
ये ख्याल कि कोई तुम्हें इस कदर टूट कर चाहता है कि तुम पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है। वकार भी रमना के सूखे लरजीदा लबों से ये अल्फाज सुनकर निहाल हो गया था। लेकिन कभी इन जान लेने वालों प्रस्तिश करने वालों ने खुद भी ये सोचा है कि उन्होंने खुद क्या दिया। दुनिया त्यागने वालों को अपने प्यार अपनी वफादारी किसी में भी साझा किया, उन्हें शामिल मोहब्बत जिंदगी किया नहीं, कभी नहीं। कि ये तो बस झुके सरों को मजीद झुकाना चाहते हैं, दिलों को रूहों को नहीं, बस वजूद को तस्कीर करना जानते हैं। और ऐसे लोग मोहब्बतों के खुदा नहीं बल्कि राहजन होते हैं, खूनी लुटेरे, सच्चे अनमोल जज्बे बेलोस जज्बों के कातिल शक्युल कलब होते हैं। और भोली भाली रमना का दामन भी एक ऐसे कठोर शख्स से उलझ गया था। साकिब ने रमना की बीमारी की वजह से छुट्टी ली हुई थी, लेकिन जब से रमना की तबीयत संभली थी वो तो वकार का साया बनकर रह गई थी। साकिब दिल में मिलने की आरजू लिए उसे एक नज़र देखने की हसरत में रोजाना उसके घर जाता, लेकिन रमना से मुलाकात ना होती। वो कुछ निराश और उदास सा वापस लौट जाता। रमना को देखे बात किए बिना कई दिन बीत गए थे। दिल उसको एक नज़र देखने के लिए बेकरार और बेकल था। आज वो सुबह ही सुबह उसके घर पहुंचा तो वो सबके हमरा नाश्ता करने में मसरूफ थी। साकिब ने पीछे से जाकर उसके कान पकड़ लिए। वो हैरान होकर मुड़ी तो साकिब को देखते ही खुशी से खिल उठी। तब साकिब ने शिकवा किया, शुक्र है रमना, आज तुम्हारी सूरत तो नजर आई। एक हफ्ते से तुम्हारे घर के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन तुम तो छुलावे की मानिंद नजरों से गायब रही। गुड्डू डियर, आज भी अगर तुम 10 मिनट देर से आते तो मैं यहाँ से जा चुकी होती, वो हंसकर बोली। तो साकिब सब बुजुर्गों को सलाम करके कुर्सी पर बैठ गया। आज मैं विकी के एक दोस्त की फैमिली के साथ रंगपुर पिकनिक मनाने जा रही हूँ, रमना ने उसके लिए चाय बनाते हुए बताया। रंगपुर? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम हमारे साथ जहांगीर नगर नहीं जाओगी? साकिब ने कुछ मायूस होकर पूछा। हैं, जहांगीर नगर कौन जा रहा है? रमना चौंक गई। राबिया, अयाज, फयाज और अकबर भी किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएगा। तुम और वकार तो घर पर थे नहीं, इसलिए प्रोग्राम के बारे में बता ना सका। किस्सा यूं है मिस रमना कि मेरा एक अजीज दोस्त है हैदर, और दो खाना बदोश कबीले के सरदार का और वो खाना बदोश कबीले के सरदार का बेटा है। हर साल उनका कबीला जश्न मनाता है। फिर बड़े रंगीन और मजेदार प्रोग्राम होते हैं, मसलन जैसे नाच गाना, कुश्ती, खंजर जनी वगैरह। 14वीं की रात को सरदार के हुक्म से एक मुकाबला मुनक्किद होता है। जो लड़का कबीले की अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना चाहता हो, वो उस लड़की के एक से ज्यादा तलबगार हों तो उनका आपस में मुकाबला करवाया जाता है, और उस मुकाबले को जीतने वाला दलेर नौजवान उस लड़की का हकदार ठहराया जाता है। रमना बड़ी दिलचस्पी से साकिब की बातें सुन रही थी। आप भी चलेंगे ना वकार साहब? साकिब ने पूछा। माफ कीजिए, मैं तो नहीं जा सकूंगा, उसने टालना चाहा, लेकिन सभी इसरार करने लगे। क्यों नहीं जाओगे वकार बेटा, सब तुम्हारी उम्र के लोग तो जा रहे हैं, वैसे भी जरा तफरीह हो जाएगी, हामदा बेगम ने कहा। वकार को बेदिली से हामी भरनी ही पड़ी, और रमना वो तो उछल ही पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मान जाएगा। आहा, अब तो मजा आएगा। हाय, काश मेरे लिए भी कोई डुएल होता, रमना हसरत से बोली। तो उसको ये खतरा था कि कहीं वकार जाने से इनकार ना कर दे, फिर तो वो उसे भी ना जाने देता। लेकिन अब वकार को रजामंद पाकर वो खुश हो गई थी। वो तो थी ही घूमने घामने की बेहद शौकीन। अच्छा आइडिया है रमना, तुम यूं करना कि वकार भाई और फयाज को ड्यूल लड़वा देना। अयाज शरारत से हंसा। फयाज मोटू को छोड़ो। हाय साकिब, तुम और वकार मेरे लिए ड्यूल लड़ना, उसने मिन्नत की। फिर वो एकदम घबरा गई। हाय ना ना, तुम रहने ही दो, मैं तो तुम दोनों में से किसी को शिकस्त खोरदा देखने की सकत नहीं रखती। फिर मेरे लिए तो ये फैसला दुश्वार हो जाता कि तुम दोनों में से किसे चुनूं, किससे दस्तबरदार हो जाऊं। मुझे तो तुम दोनों ही बेहद अजीज हो। वो प्यार भरे अंदाज में मासूमियत से बोली तो वकार का चेहरा तप उठा। पेशानी शिकन आलूद हो गई। जी चाहा उस अहमक लड़की को दो चार तमाचे जड़कर होश की दुनिया में ला खड़ा कर दे। वो बल खाकर रह गया और कुर्सी पीछे हटाकर खड़ा हो गया। बेवकूफ, साकिब उसकी मासूमाना बात पर दिल खोलकर हंसा। यही हाल राबी और अयाज का था। ये रमना हमेशा बेख्याली में ऊट पटांग बातें मुंह से निकाल दिया करती थी, ये सोचे बगैर कि उसकी साफ नियति पर मबनी बात का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं, लफ्जों का हेर फेर करके बेजरर गुफ्तगू को जहर आलूद बना सकते हैं। रमना, क्या बेहूदगी है, कब अकल आएगी तुम्हें? आप सुन रहे हैं लाडली की बातें? हामदा बेगम ने वकार की कबीरगी को महसूस कर लिया था। ओहो बेगम, आखिर क्या कह दिया हमारी बेटी ने? यही कह रही थी ना कि हम अरे हमारा मतलब है कि बैरिस्टर साहब को अब लफ्जों की संगीनी का एहसास हुआ तो वो गड़बड़ा गए। भाई बेगम, जाहिर है ये रमना के इख्तियार में है ही कहाँ, हम जहाँ चाहेंगे खुद अपनी बेटी को ब्याहेंगे। वैसे रमना बेटे, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बैरिस्टर साहब बीवी की कड़ी नजरों से घबरा कर बोले। वकार जाने लगा तो हमजा बेगम ने उसे टोका। कहा, नाश्ता तो कर ले। लेकिन वकार ने कहा कि वो नाश्ता कर चुका है और अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है। ये कहते हुए उसकी पेशानी शिकन आलूद थी। वो तो रमना की हर बात पर गिरफ्त कर लेता था। दरगुजर करना, किसी की आदत को परखना,
तो वो जानता ही ना था। तभी साकिब ने उसे बताया, सुनिए वकार साहब, हम सुबह बाय कार रवाना होंगे, आप तैयार रहिएगा। साकिब ने आवाज दी तो वकार का दिल चाहा वो जाने से इनकार कर दे, लेकिन मजबूरन खून के घूंट पीने पड़े। रमना कुछ ना समझते हुए कान खुजा रही थी। अरे यकायक इनका मूड क्यों खराब हो गया है? मैंने तो कोई गलत बात नहीं की। रमना ने हैरान होकर सरगोशी की। शाबाश रमना, सबके सामने ये कह दिया कि तुम्हारा बस चले तो तुम साकिब और वकार दोनों को शरीके सफर बना लो। आप बेचारे वकार के सर पर बम मारकर पूछती हो कि तुमने कुछ नहीं कहा। वैसे सच तो यह है कि वकार का मूड हमेशा ही खराब रहता है, पेशानी के बल तो मिटते ही नहीं। अयाज ने मुंह बनाया। राबिया बेटी, तुमने मामू के लिए जो अंडों का हलवा बनाया था वो ले आओ। राशिदा बेगम ने कहा तो वो उठकर चली गई। रास्ता बाजी, राहत भाभी और फ्याज वगैरह कहाँ हैं? बैरिस्टर साहब ने बहन से पूछा तो इन्हें बताया गया कि वो किसी से मिलने मिलाने गई हैं। फिर बहन भाई और हामदा बेगम आहिस्ता आहिस्ता बातें करते ड्राइंग रूम में आ बैठे। हालत, किसी ने गर्ज कर कहा। साथ ही एड़ियां बजी। हलवे का डोंगा राबिया के हाथ से छूटते छूटते रह गया। हाय अल्लाह! उसने बेतहाशा धड़कते दिल पर हाथ रखा और घबरा कर मुड़ी। आप? जर्द हुई सहमी सहमी राबिया की नजरें उस शख्स के पुरकशिश सरापे और सहरंगेज आंखों से उलझ गईं। जी, मैं हूँ कैप्टन अकबर अली, आपके हाशिम मामू की नाफरमान और बागी औलाद, बनफ़्से नफीस। वो सल्यूट मारकर बोला। लांबा कद, भरा हुआ जिस्म, गंदुमी रंग, शौकी और शरारत से भरपूर निगाहें। राबिया की निगाहें ही नहीं, सर भी झुक गया। क्या बात है डियर कजन, क्या पहचाना नहीं मुझे? वो करीब झुका। हाँ हाँ, पहचान तो लिया है, लेकिन वो मुमानी राहत, वो घबरा गई। अकबर की कुर्बत हमेशा ही राबिया को डिस्टर्ब और मुस्तरब कर देती थी। अरे हाँ, मुझे पता चला है कि अम्मी और फयाज भाई यहाँ आए हुए हैं। वैसे उनकी यहाँ आमद का मकसद आपको मालूम है? वो चंद्रा कर पूछने लगा, हालांकि वो बखूबी जानता था। जी नहीं, भला मुझे क्या पता। वो फ्रिज में से दोबारा डोंगा निकालने लगी। चेहरा तप गया। ओह, भला मैं क्यों बताऊं? तो वाह राबिया, झूठ क्यों बोलती हैं? हालांकि तुम्हें अच्छा भला पता है कि वो फयाज के लिए रिश्ता ढूंढती फिर रही हैं। वो गंभीर लहजे में बोला। जब आप सब कुछ जानते हैं तो भला मुझसे पूछने की क्या तुक है? वो मुंह फेर कर नाराजगी से बोली। सिर्फ ये जानने के लिए कि अगर फयाज का रिश्ता कहीं बाहर हो गया तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? वो उसे बगौर देखकर बोला तो वो भड़क उठी। एतराज? भला मुझे क्यों एतराज होने लगा? हमारा उनसे भला क्या ही जोड़ है? वो गुस्से से बोली। हाँ ये तो है, भला तुम्हारा और फयाज भैया का क्या जोड़? वो शरारत से दीदे घुमाकर बोला। तो मुझे कब किसी की परवाह है? मैं तो खुद किसी को अपने काबिल नहीं समझती हूँ। वो पुरवकार लहजे में बोली, चेहरा गुस्से से तप रहा था। हाय, यूं तो ना कहो, क्या मुझे भी अपने काबिल नहीं समझती? वो मुस्कुराया। फिर राबिया के लरसते होंठों और भीगी पलकों ने उसे गंग कर दिया। ओह प्लीज रोना मत। देखो राबी जान, हकीकत तो ये है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी तो बहुत सजेगी, लेकिन फ्याज तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जचेगा। सच पूछो तो मैं बेहद खुश हूँ कि तुम्हारी शादी फ्याज से नहीं हो रही। तुम हर तरह से फितरत, मिजाज, आदात में एक दूसरे की जिद हो। ईमान से मैं तो 6-6 वक्त नमाजें पढ़कर बारगाह एज़ी में गिड़गड़ा गिड़गड़ा कर दुआएं मांगता हूँ कि तुम मेरी बन जाओ। अकबर फराखदिली से हंसा तो शशदर सी राबिया ने बेख्तियार उसकी तरफ देखा। फुल वर्दी पहने, वो स्टार सजाए, किस कदर बारोब और शानदार लग रहा था। कितना अपना अपना सा, वो जो बज़ाहिर बचपन ही से फ्याज की महबूबा समझी जाती थी, फ्याज से ज्यादा अकबर की शौक मस्त मतवाली आंखों से घबरा जाती थी। वो मगनातीसी निगाहें उसे अपनी जानिब खींचती, जो हर लम्हा प्यार का सागर बनी उसे खुद में जल्ब होने की तरगीब और दावत देती रहती थी। वो दोनों कैफ हकीम लम्हात की गिरफ्त में गुमसुम खड़े थे कि चौंकने पर मजबूर कर दिए गए। क्यों कैप्टन अकबर साहब, ये राबी का रिश्ता टूटने से भला जनाब को क्या फायदा पहुंचेगा? रमना और साकिब हंसते हुए अंदर आ गए। अच्छा, तो ये फितनी चुपकर हमारी बातें सुन रही थी। अकबर ने लपक कर उसका कान पकड़ लिया। ये राबी हलवा लेने आई और गायब हो गई। हम खोज लगाने निकले तो हमें फजलू ने बताया कि अकबर मियाँ आए हैं और बावर्ची खाने में खड़े राबिया बीबी से मठार मठार कर बातें कर रहे हैं। बस ये सुनते ही साकिब और माँ बदौलत दौड़े दौड़े चले आए। यहाँ झांका तो आपको बद्दुआएं देने में मसरूफ पाया। वैसे अकबर, ये तो बताओ, 5 वक्त की नमाज तो सभी पढ़ते हैं, ये 6 वक्त की नमाज आपने कौन सी निकाली है? रमना ने पूछा तो अकबर राबिया को देखते हुए हंसा। भाई, हम आजकल अल्लाह मियाँ की खूब मिन्नतें और खुशामदें कर रहे हैं। 5 वक्त की फर्ज नमाजों के अलावा तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, तो हो गई ना 6 नमाजें। अकबर ने मुस्कुराते हुए समझाया। और ये फ्याज और राबिया का रिश्ता क्यों तुड़वा रहे हैं जनाब? वो कमर पर हाथ रखकर बोली। ओह रमना, तुम तो बिल्कुल कूड़ मगज और अहमक हो गई। समझो ना, अगर फयाज से रिश्ता टूटेगा तो हम दूसरा रिश्ता अपने साथ जोड़ेंगे ना। वो निहायत लच्चेपन से खांस कर मुस्कुराया। हैं? इस हैरान कर देने वाले इंकशाफ ने रमना के पांव तले से जमीन निकाल दी। वो झोंक में लड़खड़ा गई। कुछ सुना तुमने राबी? ईमान से फयाज तो निरा बोंगा कद्दू है, और ये अकबर भाई, हाय ये तो इतने अच्छे हैं। ईमान से आप दोनों की जोड़ी खूब सजेगी। रमना खुशी से झूम उठी। राबिया बाहर निकलने लगी तो अकबर ने उसका रास्ता रोक लिया।
लेकिन अकबर भाई, आप अपनी अम्मी से बात कैसे करेंगे? वो तो आपको कच्चा चबा लेंगी। पहले ही आपसे सख्त नाराज हैं। रमना फिक्रमंद थी। जो कुछ भी हुआ, इस बार कोई ना कोई फैसला करके ही जाऊंगा। डायरेक्ट अरशद चचा से बात करूंगा। अकबर संजीदगी से बोला। जी नहीं, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जब राहत मोमानी मुझे फ्याज के काबिल नहीं समझती तो अकबर भी उन्हीं के बेटे हैं। राबिया रंजो गुस्से की मिली जुली कैफियत से बोली तो अकबर ने उसको कंधों से थाम लिया। भाई, बेटे बेटे में भी तो फर्क होता है ना। वैसे भी हम सीधे अर्श से उतरे हैं। अगर चिराग क्या आप सर्च लाइट लेकर भी ढूंढे तो हमसा फरमा बरदार दूल्हा कहीं नहीं मिलेगा। वैसे राबिया, अब रो क्यों रही हैं? क्या आपको फयाज बहुत पसंद है? अकबर साकिब को आंख मारकर शरारत से बोला। उसे पता था कि अब राबिया भड़क उठेगी और वही हुआ। उसने अकबर का हाथ झटक दिया। मुझे फ्याज पसंद है? अकबर साहब, मैं लानत भेजती हूँ उस चप्पन कद्दू पर। मैं तो उसे बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। शुक्र है मेरा नसीबा उस दोगले अहमक से नहीं फूट रहा। राबिया सुलग उठी और जल्दी जल्दी आंसू खुश करने लगी। भाई, बददुआएं तो न दो। आखिर को फ्याज मेरा बड़ा भाई है। अकबर ने नाखुश होकर कहा। अगर वो आपका बड़ा भाई है तो मैं क्या करूं? मैं भी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। राबिया ने गुस्से से अकबर को परे धकेला। अरे अरे राबी, मेरी बात तो सुनो। खुदा की कसम, मैं तो मजाक कर रहा था। अकबर ने भागकर रास्ता रोक लिया। मेरे होते हुए तुम्हारी तौहीन करने की हिम्मत किसी है माँ जाए में नहीं। वो मजबूत लहजे में बोला। बड़ी खुशनसीब होती हैं वो लड़कियां जिनकी हिफाजत का बेड़ा अकबर जैसे बावफा और हिम्मत वाले नौजवान उठाते हैं, जो उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं, उन्हें जमाने के गर्मों सर से बचाते हैं। वो भी एक मजबूत सहारा था, आहनी चट्टान था जिसे जुम्बिश देना आसान न था। अकबर भाई, मैं डैडी से आपकी सिफारिश करूंगी। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। बस आप मम्मा और डैडी की तरफ से तो हाँ समझ लें। मुझे खतरा है तो आपकी वालदा राहत बेगम से। वो बड़ी बीज मालू आफत की पुड़िया हैं। रमना आंखें फैलाकर खलूस से बोली। बदतमीज रमना, चुप रहो। राबिया को बेइख्तियार हंसी आ गई। ओफो, जरा देखो तो हमारी अम्मा को हमारे ही सामने बीज मालू और आफत की बुढ़िया का खिताब दिलवा कर जनाबा राबिया किस कदर निहाल हो रही हैं। अकबर ने कहा। मैंने रमना को सिखाया तो नहीं है, वो मर्जी की मालिक है जो कहे। राबिया जल्दी से बोली। हाय हाय, माफ करना अकबर, मैं तो भूल ही गई थी कि ताई राहत आपकी अम्मी है। रमना ने शर्मिंदा होकर माजरत की। क्यों भाई, ये तुम सब शैतान यहाँ क्यों इकट्ठे हो गए हो? राबिया, तुम्हारे मामू तो हलवे का इंतजार करते करते ऑफिस चले गए हैं। अरे अकबर मियाँ, तुम कब आए? हामदा बेगम खुश होकर बनी। आदाब चची जान। अकबर उनसे लिपट गया। जीते रहो। अरे तुम इतने दुबले क्यों हो रहे हो? वो उसकी पेशानी चूम कर बोली और सबको लेकर ड्राइंग रूम में आ गईं। अकबर बेटे, तुम। अरशद बेगम पान बनाते बनाते रुक गईं। उन्हें अपने इस भतीजे से बेइंतहा मोहब्बत थी और वो भी तो उन पर जान देता था। आदाब पुप्पी जान, आप अच्छी तो हैं ना? वो उनसे लिपट गया। वो जिस जोशो खरोश से राबिया की अम्मी से मिल रहा था, रमना को मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। शाबाश अकबर, जरा फूफो को और मक्खन लगाओ। आखिर मतलब निकलवाना है ना भाई। बड़ा चालाक है ये लड़का। रमना हंस दी। अकबर भाई, मुमानी और फयाज भाई भी आ गए हैं। अयाज ने आकर बताया। उसने अकबर का बैग उठाया हुआ था। तभी राहत बेगम और फयाज अंदर दाखिल हुए और अकबर को वहां देखकर ठटक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो यूं बेगुमां आ जाएगा। मौजूदा हालात में उसकी वहां मौजूदगी कोई हंगामा खड़ा कर सकती थी। आदाब अम्मी जान। अकबर भड़कर माँ के सामने झुका। जीते रहो। तुम कब आए? वो रखाई से बोली। जी अभी अभी पहुंचा हूँ। आप कहीं गई हुई थी क्या? अकबर फयाज से बगलगीर होने के बाद दोबारा फूफी राजदा बेगम के गले में बाहें डालकर बैठ गया तो माँ की तेवरी चढ़ गई। वो कब चाहती थी कि अकबर या फयाज से इतना घुले मिले। हाँ, तुम्हारी खाला के साथ नवाब हयात की बेटी देखने गई थी। राहत बेगम लापरवाही और ढिठाई से बोली तो हामदा और राशिदा बेगम ने एकदम एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश हो गईं। तो उनका अंदाजा ठीक ही निकला। यकीनन ये फयाज के लिए रिश्ते की तलाश में है। उनका ख्याल था लड़की देखने। लेकिन अम्मी, अभी तो मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अकबर मायनी खेज नजरों से उन्हें देखकर बोला। ए, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने की? जिस तरह तुमने अपनी मर्जी से नौकरी कर ली है उस तरह शादी भी अपनी पसंद से कर लेना। मैंने तो तुमसे हाथ धो लिए और तुम्हारे मामले में दखल देना छोड़ दिया है। तुम पर ददियाल वालों का रंग चढ़ा है। उन्हीं से कहना तुम्हें ब्याहेंगे। तुम जानो वो जाने। मैं तो ये समझती हूँ कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। तुम मर चुके हो मेरे लिए। राहत बेगम गुस्से से बोली। जहालत आखिर को छुपी तो नहीं रहती। चलो जी, छुट्टी हो गई। हमारी अम्मा ने तो हमें मुर्दा करार दे दिया है। अकबर फीकी हंसी हंसा। एहे, खुदा ना करे। वाह राहत बीबी, ऐसी बदफाल तो मुंह से ना निकालें। खुदा दोनों भाइयों की जोड़ी सलामत रखे। राशिदा बेगम अकबर के सर पर शफकत से हाथ फेर कर बोली। फूफो जानी, मेरी माँ को मेरी जरूरत नहीं है। आप ही मुझ गरीब बेसहारा को अपना बेटा बना लेना। ईमान से आपकी बहुत खिदमत करूंगा। अकबर राबिया की अम्मी के पाँव दबाने लगा तो माँ को जैसे पतंगे लग गए। खुशामदी मतलब ही कहीं का।
मियाँ, मैं कहती हूँ जो औलाद सगे माँ बाप की खैर ख्वाह ना हो वो दूसरों की हमदर्द कैसे हो सकती है। तुम अपनी माँ की तो कदर कर ना सके, फूफी को क्या सर पर बिठाओगे। राहत बेगम गुस्से से बोली तो राशिदा बेगम ने कालीन पर घुटनों के बल बैठे अकबर को देखा, जो उन्हें मुल्तजी नजरों से देखते हुए पाँव दबा रहा था। उन्होंने अकबर को खींचा और गले से लगा लिया। अकबर, मेरे बच्चे, तुम मुझे अयाज से ज्यादा अजीज हो। फूफी के लहजे में प्यार ही प्यार बसा था। उफ, तौबा तौबा, किस कदर मकार शख्स है, कितनी चालाकी से अपना रास्ता साफ कर रहा है। रमना ने ठट्ठा लगाया। चुप करो रमना की बच्ची, क्यों मेरा काम खराब करती हो। अकबर उठ के उसके पीछे भागा। हाय बिचाइए, बचाइए मेरी ताई जान, ये अकबर मेरे कान उखेड़ रहे हैं। रमना जानबूझकर राहत बेगम से लिपट गई। ए हे हटो अकबर, खबरदार जो मेरी बच्ची को हाथ लगाया। ये तो मुझे फ्याज से ज्यादा प्यारी है। वो निहाल हो गई। तब रमना ने अकबर को आंख मारी। ताई अम्मा, आपका ये बेटा तो पक्का आफत की पुड़िया और बीज मालू है, रमना ने कहा तो अकबर उसका इशारा समझकर बेसाख्ता हंस दिया। राबिया भी हंसी ना रोक सकी। क्यों, क्या बात है, तुम लोग काहे को हंस रहे हो। राहत बेगम को राबिया और अकबर का एक साथ हंसना बेहद नागवार गुजरा। अकबर, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। हामदा बेगम ने नागवार टॉपिक बदलने की कोशिश की। चची जान, आप क्यों तकलीफ करती हैं, ये राबिया मेरे लिए नाश्ता बना लेंगी, वैसे भी बहुत अरसा हो गया है इनके हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं खाई। चलो उठो निकम्मी लड़की, मुझे बहुत भूख लगी है। अकबर ने राबिया का बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला। वो बौखलाकर वहां से निकल भागी। राहत बेगम ये देख देख कर हल खा रही थी। अकबर, तुमने आना ही था तो रास्ते में नाश्ता भी कर लेते, अब कोई वक्त है नाश्ता करने का, वो बड़बड़ाई। पर क्यों चची जान, क्या हमारे शहर की मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए हैं, या अकबर किसी गैर के घर आ रहे थे जहां उन्हें नाश्ता ना मिलता। रमना ने मुंह बनाकर कहा। अकबर बेहद मुतमईन सा बैठा था, निडर, दलेर, चाहने वाला, जो अपना हक हासिल करना और मोहब्बत की रखवाली करना जानता था। दूसरे दिन साकिब सुबह ही सुबह अपने वालिद कर्नल शफीक की लैंड क्रूजर लेकर आ गया था। रमना, जो गहरी नींद में डूबी थी, उसे बमुश्किल बेदार किया गया। वो ऊँगती हुई चल रही थी। राबिया ने सबका सामान रखवाया। गुड्डू, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। वो दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। विकी, तुम भी आगे आ जाओ, यहाँ 3 आदमी सहूलत से बैठ सकते हैं। वो साकिब की तरफ खिसकती हुई बोली। लेकिन वकार को रमना का साकिब के पहलू में बैठना बेहद शाक गुजर रहा था। वो रमना को जवाब दिए बगैर पिछली तरफ बैठ गया। अयाज ने रमना को धमकी के साथ बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया धमक के साथ बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया। अकबर, फयाज, वकार और अयाज चारों पीछे बैठ गए और फिर वो मुंह अंधेरे जहांगीर नगर की तरफ रवाना हो गए। हाय, मेरी तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। रमना ने जमाई ली, फिर पिछली सीट के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर ली। लेकिन सड़क खराब होने की वजह से धचके लग रहे थे और रमना का सर कभी दाएं लुढ़कता कभी बाएं। वो बेआराम हो रही थी। गुड्डू, अगर मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो जाऊं तो तुम्हें ड्राइव करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, रमना ने गुनगुनादा आवाज में पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, साकिब ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा। रमना ने सुक्का सांस लिया और उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। ये सब कुछ वकार और फयाज के बर्दाश्त से बाहर था। वो खोर उठे थे। रमना तो इस तरह पुरसुकून थी जैसे सर किसी मर्द के कंधे पर नहीं बल्कि अपनी सहेली के शाने पर रखा था। वकार तो होंठ काट रहा था, लेकिन फयाज बोले भी ना रह सका। रमना, ठीक होकर बैठो, कुछ देर में सुबह का उजाला हर सू फैल जाएगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। फयाज गुस्से से बोला। फयाज मियाँ, लोगों के दिमागों में तुम्हारे दिमाग की तरह गंद और कीड़े नहीं भरे हुए। रमना को भी ताव आ गया। वो पीछे मुड़कर उसे घूरने लगी। फयाज, तुम कभी तो अपने आलूदा गंदे दिमाग को ड्राई क्लीन करके तब्दीली के तौर पर कोई साफ सुथरी बात भी सोच लिया करो। सो जाओ बेबी, तुम तो एंजल हो, ये लोग तुम्हें देखकर क्या समझेंगे। अकबर ने उसे चमकारा और रमना का मुंह पकड़कर सामने कर दिया। वो कुछ देर तो बड़बड़ाती रही, फिर खामोशी से ड्राइव करते हुए साकिब को देखा और उसके कंधे पर दोबारा सर रख दिया। वो कार का मूड बुरी तरह बिगड़ चुका था। फयाज ने भी तंजिया नजरों से उसे देखा। फिर सारे रास्ते राबिया, अकबर, अयाज और साकिब बातें करते कह कहे लगाते रहे। कभी कभी फयाज भी शरीक गुफ्तगू हो जाता, लेकिन वकार मुंह फेरे बाहर झांकता रहा, बोर होता रहा और इस तरह सफर कट गया। ओ पोस्ती लड़की, खुदा के वास्ते, अब तो जहांगीर नगर आ गया है, अब तोड़ जाओ। अयाज ने रमना का कंधा हिलाया। हाय, तुम लोगों ने मुझे उठा क्यों नहीं दिया। वो आंखें मलती सीधी हो बैठी। हाय गुड्डू डार्लिंग, तुम्हारा कंधा तो थक गया होगा, 3-4 घंटे में बोझ डाले पड़ी रही हूँ, वो शर्मिंदा होकर बोली। गुड्डू, शहर तो हम पीछे छोड़ आए हैं, वो तुम्हारा खाना बदोश कहाँ है। उसने इधर उधर झांका। शहर से दूर पहाड़ों में घिरी हुई खूबसूरत वादी में उन लोगों ने डेरे लगाए हुए हैं। इतना प्यारा पुरफिजा मुकाम है, जगह जगह खिले हुए रंगीन फूल, डाल डाल मंडाती मंडलाती हुई हसीन तितलियां, रवानी से बहते हुए झरने, बुलंदी से गिरती हुई झाग उड़ाती आबशारें। तुम सब लोगों को वो जगह जरूर पसंद आएगी।
बस हम अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। साकिब ने दरख्तों झाड़ियों में छुपे कच्चे से रास्ते पर लैंड क्रूजर उतार ली। ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरते हुए वो खुश रंग फूलों और फलों से लदी रंगीन हसीन वादी में पहुंच गए, जहाँ रंगीन खेमे नस्ब थे। दूसरी तरफ बाड़े में बहुत से घोड़े और पालतू जानवर बंधे हुए थे। लकड़ी की बंद गाड़ियां एक तरफ कतार में खड़ी थीं। शौक रंगों के खूबसूरत लिबास पहने लोग इधर उधर घूम फिर रहे थे, कामों में मसरूफ थे। वो उनकी जीप देखकर मुतवज्जा हो गए। अरे बाबू, तुम आ गए। एक पुरकशिश लड़की जो बड़ा जर्क बर्क लिबास पहने थी दौड़कर रेंगती हुई जीप के फुटबोर्ड पर खड़ी हो गई और खिड़की में सर डालकर साकिब से बातें करने लगी। हाय रे, तेरे साथ तो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं। ये जो तेरे साथ जुड़कर बैठी है, क्या तेरी घरवाली है? वो बातूनी सी लड़की रमना को देखकर पूछने लगी। हस्त रेशमा की बच्ची, ये मेरी घरवाली नहीं है। साकिब जोर से हंसा। अगर नहीं है तो बना ले। ईमान कसम, बड़ी सुंदर है, जोड़ी खूब सजेगी। रेशमा ने मुफ्त मशवरा दिया। अच्छा, अपनी जुबान बंद कर। ये बता, वो तेरे मूंछों वाले दिलावर का क्या हाल है? साकिब ने पूछा। अच्छा है, खूब हट्टा कट्टा है। इस बार वो मेरे लिए। वो एकदम लजाकर चुप हो गई। हाँ हाँ, कह दे, इस बार वो तेरे लिए हाशू से लड़ेगा और जीतने के बाद तुझे अपनी दुल्हन बनाएगा। साकिब ने हंसकर कहा। हाय, तू तो बड़ा मुंहफट हो गया है। वो शर्मा गई। जीप एक बहुत बड़े रंगीन खेमे के सामने रुक गई। पर्दा हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी, जिसने फर वाली टोपी पहनी हुई थी, चमड़े की जैकेट और जिस पर फुल बूट पहने हुए थे, बाहर आ गया। रमना ने हैरत से उसे देखा। उसने एक कान में छोटा सा सोने का रिंग डाला हुआ था। गले में बहुत सी मालाएं थीं। कमर के गिर चौड़ी बेल्ट थी जिसमें 2 खंजर लगे हुए थे। वो मुस्कुराता हुआ उनके इस्तकबाल के लिए बढ़ा। वो खाना बदोश कबीले का सरदार था। साकिब ने जीप रोकी, सब बाहर निकल आए। सरदार ने उनको निहायत इज्जत और ताजीम से रिसीव किया। हैदर को उनकी आमद का इल्म हुआ तो वो भागा चला आया और वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया। रेशमा दौड़कर बहुत सी लड़कियों को बुला लाई थी। सब पुरकशिश सी अल्हड़ चंचल लड़कियां शोक रंग के घाघरे और चोलियां पहने हुई थीं। उन्होंने राबिया और रमना को घेर लिया। हाय राबिया बाजी, देखियो तो उन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। क्या तुम हमारी जुबान समझ सकती हो? रमना पुरशौक नजरों से देख रही थी। हाँ मेम साहब, एक प्यारी सी लड़की ने आगे बढ़कर कहा। क्या नाम है तुम्हारा? रमना ने निहायत दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मेरा नाम किरण है और मैं हैदर की छोटी बहन हूँ। और ये जो लड़की साकिब बाबू का बाजू थामे खड़ी है ना, ये रेशमा है, मेरी बड़ी बहन। और ये जो मेरे पीछे दुबक कर खड़ी है ना, ये रूप है, मेरे भाई हैदर की पसंद। परसों वो उसकी खातिर मुगल और शेरे से लड़ेगा। किरण बालों की लट पेशानी से हटाकर बोली। और तुझे हासिल करने के लिए कौन लड़ेगा? राबिया ने दिलचस्पी से पूछा। इस साल तो मेरी खातिर कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि मैं रेशमा से छोटी हूँ ना। अच्छा, तुम दोनों का क्या नाम है? किरण भी काफी बातूनी थी। मेरा नाम रमना है, वैसे तो मुझे रानी कह सकती हो, और ये मेरी बड़ी बहन राबिया है। रमना ने तारुफ करवाया और उनके लिबास की तारीफ की। अगर तुम्हें हमारे कपड़े पसंद हैं तो जश्न वाली रात को मैं तुम्हें अपना जोड़ा पहनने को दूंगी, तुम बड़ी सुंदर लगोगी। रेशमा साकिब को लेकर वहां आ गई। साकिब बाबू, पहले ये बताओ, तुम मेरे लिए तोहफा लाए हो या नहीं? किरण उसका बाजू पकड़कर बोली। तौबा करो, इस बार भूल सकता था? मुझे पिछला वाकया याद था, जब मैं थका हारा 2-3 मील की मुसाफत तय करके आया था और तुमने कहा था मेरी चीजें लाए हो या नहीं। जब मैंने कहा नहीं, भूल गया हूँ, तो इस जालिम लड़की ने मेरी थकावट का ख्याल किए बगैर मुझे जीप से पाँव बाहर नहीं रखने दिया था और वापस भिजवा दिया था। इस बार तो मैंने पहले ही तुम्हारी चीजें बैग में रखी थी, तब आया हूँ। साकिब उसके कान मरोड़ कर हंसा। हाय, तू कितना अच्छा है। किरण उसका बाजू मोहब्बत से भेज कर बोली। पिछले साल जब मैंने तुझे वापस भिजवा दिया था और जब बाबा को पता चला तो उसने मेरी खूब पिटाई की थी। ईमान से आज भी सोचती हूँ तो मेरे गालों में दर्द होने लगता है। किरण हंसकर बोली। तुमने साकिब से क्या मंगवाया है? मुझे बताओ, फिर मैं भी तुम्हारे लिए लाया करूंगी। रमना ने पूछा। बेटा, ये क्या मंगवाती है मैं बताता हूँ। वो नीली पीली टाफियाँ, मीठी गोलियां और रबड़ सा जो ये सारा दिन जुगाली करती है और बड़े बड़े गुब्बारे बनाकर अपने मुंह पर चिपकाती रहती है। सरदार ने मुस्कुराकर बताया। अच्छा, बबल गम, वो तो मेरे पास भी है, तुम मुझसे ले लेना। रमना ने कहा तो सब हंस दिए। चलो, छुट्टी हुई। सरदार, मेरा ख्याल है एक मुकाबला इन दोनों का भी करवा लें। इन्हें आमने सामने बिठाकर कहेंगे गुब्बारे बनाओ। जिसका गुब्बारा बड़ा बनेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अकबर ने कहा तो रमना और किरण झट से तैयार हो गईं। किरण, बातें कम कर और मेहमान को खेमे में ले जा, इनकी खातर मिदारत कर, फिर इन्हें आराम करने दे, थक गए होंगे। सरदार ने मुस्कुराकर कहा। बाबा, इसे क्यों भेज रहे हो? ये तो बातें ही करती रहेगी, इसकी मौजूदगी में भला कौन आराम कर सकता है? हैदर ने बहन को छेड़ा। हाँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ ना, फिर अपनी रूप को साथ भेज देना, वो तो मुझे देखकर गूंगी हो जाती है। किरण का मुंह फूल गया।
جا لے جا بابا، تم دونوں تو مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو۔ حیدر ثاقب، اکبر، ایاز وغیرہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ آؤ میم صاحب، کرن اور ریشما وغیرہ رابعہ اور رمنا کو لے کر خیمے کی طرف چلی گئیں۔ ہائے کتنا خوبصورت خیمہ ہے، تم لوگ کتنے مزے کرتے ہوگے۔ کھلی تا حد نظر پھیلی ہوئی سرزمین، کھلا نیلا آسمان، جہاں دل چاہا ڈیرے لگا لیے۔ کیسی کیسی خوبصورت وادیوں میں تمہارے پاؤں پہنچتے ہوں گے، کہاں کہاں ان مرغزاروں میں تمہارے قدموں کے نشان ثبت ہوں گے۔ رابعہ نے فولڈنگ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جو شاید خاص طور پر مہمانوں کے لیے مہیا کیے گئے تھے۔ نہیں میم صاحب، قدموں کے نشان تو بنتے مٹتے رہتے ہیں، لیکن یہ وقت کی گردش کبھی کبھار دل کو تڑپا بھی دیتی ہے، روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ ابھی ہم ایک وادی میں پہنچ کر اس کے نشیب و فراز سے واقف بھی نہیں ہو پاتے کہ کوچ کا حکم مل جاتا ہے، اور اس سمے میرا وجود لرز کر رہ جاتا ہے۔ بے اختیار من چاہتا ہے کہ اس کارواں سے الگ ہو کر وہیں مستقل ڈیرے لگا لوں۔ روح آہستہ سے بولی تو رمنا اور رابعہ اس کی سلجھی ہوئی گفتگو سے چونک اٹھی۔ لو اور سنو، یہ لڑکی تو ہمیشہ پگلیوں کی سی باتیں کرتی ہے، کرن ہنس کر بولی۔ ارے روپ، تو نے تو بہت پڑھے لکھے لوگوں جیسی باتیں کی ہیں۔ رابعہ حیران تھی، حیدر خود بھی پڑھائی کا شوقین ہے اور وہ اسے بھی پڑھاتا رہتا ہے، اتنی بہت سی کتابیں لا لا کر دیتا ہے۔ ہمارے قبیلے میں تو پڑھائی کا رواج نہیں ہے۔ میم صاحب، کیا تم کو نیند آ رہی ہے؟ اس نے نیم دراز اور اونگتی ہوئی رمنا کو جھنجھوڑ ڈالا اور ندی پر نہانے کی دعوت دی۔ روپ نے کہا، اگر سردار نے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہوں گے کہ انہیں بے آرام کیوں کیا گیا ہے، لیکن رابعہ اور رمنا اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ثاقب آ گیا۔ رابعہ، رمنا، تم لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا؟ واہ، تمہارا خیمہ تو بہت شاندار ہے، اس نے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ یہ ریشما بہت چالاک ہے، جھٹ سے رانی اور رابی کو سہیلی بنا لیا ہے اور اتنے اچھے خیمے میں ٹھہرا لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کرن اور دوسرے سے ریشما کے کان پکڑ لیے۔ ہائے بابو، جھوٹ مت بول، تیرا خیمہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بالکل سردار بابا کے خیمے جیسا۔ کرن چیخی۔ ثاقب بابو، آپ خود تو ہر سال جشن میں شریک ہوتے تھے، انہیں کیوں نہیں لاتے تھے؟ روپ نے پوچھا۔ روپ، انہیں اپنے مشغلوں سے فرصت جو نہیں ملتی ہے، اب بھی ماں مشکل گھسیٹ کر لایا ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ وہ باتیں کرتے باہر آ گئے۔ سامنے سے وقار، فیاض، اکبر بھی آ گئے، ساتھ حیدر تھا، وہ انہیں سردار کے خیمے میں کھانا لگنے کی اطلاع دینے آیا تھا۔ ہم سب ندی میں نہانے جا رہے ہیں، وہاں میں سب کی تصویر کھینچوں گی، رمنا نے بتایا تو وقار نے منہ بنایا۔ نہانے جا رہی ہو یا ڈوبنے؟ وقار نے طنز کیا، اس کا موڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ حیدر، سنا ہے تم روپ کو اپنی دلہن بنانے کے لیے ڈویل لڑو گی، میری نیک خواہشات اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں دوست۔ ثاقب نے ڈبہ کھول کر ایک خوبصورت سا ہار اور طلائی ٹیکا نکال کر روپ کی جگمگاتی پیشانی پر لگا دیا، وہ سمٹ کر رہ گئی۔ اللہ کتنا اچھا ہے، ریشما، کرن اور رمنا بیک وقت بولی۔ ریشما، تمہارے لیے بھی لایا ہوں۔ ثاقب نے اسے بھی ڈبہ پکڑا دیا۔ کرن للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور میرے لیے کیوں نہیں لایا؟ اس کا منہ پھول گیا۔ تم فی الحال ببل گم کھاؤ، اگلے سال جب تیری شادی ہوگی نا، تب تیرے لیے بھی زیور لاؤں گا، ان دونوں کی تو شادی ہو رہی ہے نا؟ ثاقب ہنسا۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ تو ان کے لیے زیور لائے گا تو میں بھی ان کے ساتھ ساتھ شادی کروا لیتی، کرن معصومیت سے بولی۔ سب بے ساختہ ہنسنے لگے۔ بے شرم کہیں کی، روپ نے اسے آنکھیں دکھائیں تو کرن نے تیوری چڑھا لی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ثاقب نے اسے ایک بیگ تھما دیا۔ لے بابا، لڑ نہیں، اس میں تیری چوئنگ گم، ٹافیاں اور اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ اچھل گئی۔ توبہ ثاقب بابو، اتنا لاڈ تو یہ مجھ سے بھی نہیں کرتی جتنا تمہارے ساتھ کرتی ہے۔ حیدر نے کرن کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ تو جیسے جیسے سٹوری آگے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بھی کامنٹس میں لازمی بتائیں آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔